मेडिकल और फिजिकल टेस्ट जो होता है वो कितना डिफिकल्ट होता है और क्या क्या उसमें चैलेंजेस होते हैं और क्या लिमिटेशंस होती हैं? मैं लोगों को डराना नहीं चाहता, लेकिन और इन्फिल्ट्रेशन होता था तो रातें बड़ी खतरनाक होती थी। जान पर खेल के आम इंसान की, नेटिजन्स की जान बचाते हैं अपनी जान पर खेल के, तो वो इतना लेवल ऑफ सैक्रिफाइस, इतना लेवल ऑफ ब्रेवरी कहाँ से आती है सर? वो आपने रिटायरमेंट लेने के बाद कैसे शुरुआत करा, कॉर्पोरेट में कैसे एंटर करा, उसके बारे में सर थोड़ा बताइए। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू द क्यूरियस पॉडकास्ट। और आज का पॉडकास्ट डेडिकेटेड है टू इंडियन आर्मी। आपने सोल्जर्स की स्टोरीज बहुत सुनी होंगी, लेकिन कभी सोचा है कि यार इंडियन आर्मी अगर ज्वाइन करना है तो वो कैसे करेंगे? एंड दैट्स व्हाट दिस पॉडकास्ट इज ऑल अबाउट। हमने इसमें कवर करा है कि कैसे आप इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे आपकी करियर ट्रैजेक्टरी रहेगी। आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं मेजर सतीश भट्ट, और उन्होंने इंडियन आर्मी में 11 इयर्स तक सर्व किया, उसके बाद वो कॉर्पोरेट में मूव कर गए। बहुत इंसाइटफुल पॉडकास्ट रहने वाला है, और अगर आप इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये पॉडकास्ट आपको जरूर एंड टू एंड देखना चाहिए। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू द क्यूरियस पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ है मेजर सतीश भट्ट। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट होने वाला है। आर्मी का इन एंड आउट आपको सारा कुछ पता चलेगा कि कैसे आपको करियर बनाना है। एंड आजकल हम देखते हैं इतना क्रेज है हमारे यूथ में, एंड इट्स सो एक्साइटिंग ऑल्सो एंड टू सी दैट यंगस्टर्स आर ऑल्सो इंटरेस्टेड टुवर्ड्स सर्विंग in the Indian Army. So, welcome to the show, Satish sir. We are so happy to have you here and so excited, really looking forward to this conversation. Hello everyone, good evening and Jai Hind, and I am Major Satish Bhatt. I am happy to be part of this YouTube video, and I think we'll talk more about Army and career on Army. Is it okay? 100% sir. Okay. सबसे पहला डाउट जो, मतलब आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल जब मैं गो थ्रू कर रही थी तो सबसे पहला मेरा डाउट आया कि मुझे समझ नहीं आया कि आपने लाइक एग्जैक्टली काम क्या किया है। विल गेट टू दैट, बट Okay. बिफोर दैट, जब भी हम इंडियन आर्मी का नाम सुनते हैं, अभी भी इनफैक्ट जो लोग भी इंडियन आर्मी का नाम सुन रहे होंगे उनके दिमाग में एक इमेज विजुअलाइज होती है। सोल्जर्स हैं, टैंक्स ऑपरेट कर रहे हैं, उनके पास राइफल्स हैं, आर्म्स हैं, एम्यूनिशन है, उनकी इतनी इंटेंस ट्रेनिंग है। दैट्स ऑल दैट कम्स टू आवर माइंड व्हेन वी हियर द वर्ड आर्मी। बट आई बिलीव देयर इज मोर टू दैट, एंड in fact much more to that. There are so many tasks that people in the army do that we are not aware of, and I want you to take the lead now to tell and explain what exactly was your role in the Indian Army. Yeah, Pooja, actually this question is very common, and I think a lot of people they have such kind of confusions. तो इसमें बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंडियन आर्मी या तीनों डिफेंस फोर्सेज में बेसिकली प्राइमरी रोल जो होता है हर किसी का, वो होता है सोल्जर. Everyone is soldier, goes through the basic training. एंड देन सेकेंडरी रोल, सिंस आर्मी एक विशाल ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें अलग अलग तरीके के रोल होते हैं. आपको कम्युनिकेशन की जरूरत होती है तो सिग्नल्स होता है. आपको राशन और रसद की जरूरत होती है तो उसके लिए सप्लाई कोर होता है. Then ordnance is there to look after all the supplies including ammunition and other thing. And उसके अलावा आपकी जो पैदल आर्मी जो होती है वो इन्फेंट्री होती है. उसके अलावा जो टैंक आपको दिखते हैं तो आर्मर्ड कोर होते हैं. वो फोर्स से आप जान सकते हैं कि आर्टिलरी जो होती है उसका काम होता है पीछे से फायर करना, बट दे आर एसेंशियल पार्ट ऑफ वॉर. ऐसे ही एयर डिफेंस है जो आपको दुश्मन के हवाई हमले से बचाता है. और आई थिंक आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द आर्म्स. तो इस तरह मैं ईएमई कोर से हूँ, और ईएमई का काम है कि जो सेना के उपकरण और हथियार हैं, इंक्लूडिंग टैंक्स, हेलीकॉप्टर्स, जो भी मशीनरी सेना में काम में आती है, उसको रिपेयर करना, उसको हमेशा रेडी रहना वॉर के लिए. दैट इज द ओके, वर्क ऑफ ईएमई. बट ईएमई इनिशियली का फुल फॉर्म क्या होता है, जस्ट फॉर आवर व्यूअर्स? दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स. ओके ओके। हम्म बट इसके अलावा जो कोई भी सपोर्टिंग कोर या आर्म का कोई भी अधिकारी हो या सैनिक हो,
हम्म। वो बेसिक जो लड़ाई होती है उसके लिए हमेशा तैयार किए जाते हैं। और इनफैक्ट जो सर्विसेज हैं ईएमई, एएससी और ऑर्डिनेंस और मेडिकल कोर, वो भी अपने इनिशियल पीरियड में, इनिशियल सर्विस में इन्फेंट्री के साथ रहते हैं आगे। इसी तरह मेरी पहली यूनिट जो सेना की थी वो 19 राजपूताना राइफल्स थी, और उसमें मैंने अपना पहला पोस्टिंग उसके साथ किया, एंड डूइंग द सेम थिंग व्हाट द इन्फेंट्री ऑफिसर्स डू। ओके ओके। सो जस्ट टू समराइज, आप इंडियन आर्मी ज्वाइन करते हैं, सो ऑब्वियसली द प्राइमरी रोल इज दैट ऑफ अ सोल्जर, जो कि हर कोई सर्व करता है। एंड सेकेंडरी बिल्कुल, रोल में आपके पास बहुत सारी आर्म्स हैं जिनमें आपको जिसकी आपको नॉलेज गेन करनी पड़ती है व्हेन यू एंटर द आर्मी एंड यू टू सर्व देयर, राइट? बिल्कुल। राइट। इनिशियल ट्रेनिंग में आप सब सेम ट्रेनिंग लेते हैं एकेडमी में, एंड जब आप हाँ। पास आउट होने वाले होते हैं तो आपको एक तो है मेरिट बेस पर, दूसरा है वैकेंसी बेस पर। तो ओके आपको वो आर्म, चॉइस ऑफ आर्म एक बड़ा इवेंट है ट्रेनिंग के दौरान, क्योंकि आपको ओके पता लगता है कि आप कौन सी आर्म में सर्विस में जाएंगे। और कई बार ओके ओके। क्योंकि आपको सेना की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, कई लोगों को अपनी चॉइस मिलती है, कई लोगों को नहीं मिल पाती, क्योंकि वैकेंसीज जो होती हैं वो वो भी मैटर करता है। राइट। तो सर अब हम इंडियन आर्मी ज्वाइन कैसे करते हैं उसके स्टार्टिंग से चलते हैं एकदम। तो बिल्कुल। लेट्स जस्ट से अभी कोई 11th 12th में है, वो बच्चा ये पॉडकास्ट देख रहा है और वो जाना चाहता है इंडियन आर्मी में, तो उसके लिए क्या रूट अवेलेबल है, कैसे वो प्रिपेयर करे, कौन सा एग्जाम देना होता है, कैसे रहता है ये सब? अभी असल में मैं वैसे ही बताना चाहूँ तो सेना में आप चाहे किसी भी लेवल पे आप जाएं, तो सेना की वर्दी जो है वो इतना गर्व आपको देती है कि आप कभी पछताएंगे नहीं उसके लिए। बट अभी हम सिर्फ टारगेट कर रहे हैं सिर्फ ऑफिसर्स एंट्री को। तो अगर आप 11th 12th में हैं, और तो पहला जो आपको मौका है सेना ज्वाइन करने का वो मिलता है दो एंट्री से। एक है एनडीए से, ओके। नेशनल डिफेंस एकेडमी जो पुणे में है, हम्म। दूसरा है टेक्निकल एंट्री स्कीम से। ओके वो तीन हमारे पास कैडेट ट्रेनिंग विंग है, जो मऊ, सिकंदराबाद और तीसरा है पुणे में। तो तीनों ओके। टेक्निकल आर्म जो है सेना की, इंजीनियर्स, सिग्नल्स एंड ईएमई, उनके लिए प्राइमरी अगर हम देखें तो उनके लिए तैयारी की जाती है। बट ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वहां से भी लोग इन्फेंट्री, आर्मर्ड और बाकी जो सेना के अंग हैं उनके लिए अपना सिलेक्शन या चॉइस दे सकते हैं। ओके ओके। तो ये दो एंट्रीज मैं बताऊंगा अभी के लिए, एनडीए और टीएस। तो इनकी दोनों की तैयारियां और सिलेक्शन क्राइटेरिया करीब करीब सेम है। आपको एक रिटर्न एग्जाम देना होता है, देन आप 5 दिन की एसएसबी के लिए डिफरेंट एसएसबी सिलेक्शन सेंटर्स में एस आप एस जाते हैं। बी का फुल फॉर्म? सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। ओके ठीक है ठीक है। हाँ, ठीक है। तो उसमें आप जाते हैं और आपको दोनों के लिए तैयारी करनी होती है। बट एक नेचुरल लीडरशिप का जो फॉर्मूला है वो सेना के सिलेक्शन बोर्ड्स देखते हैं। और मुझे जो लगता है, क्योंकि मैं एक ग्रामीण परिवेश से आता हूँ, इसमें आपका परिवेश बाध्यता नहीं है, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। और आपको तैयारी निसंदेह करनी होती है, बट आप किस बैकग्राउंड से आते हैं उस हिसाब से आपको जज किया जाता है। आप अगर उस स्टैंडर्ड को अचीव कर लेते हैं तो सेना आपको तैयार करती है। इसके बाद ट्रेनिंग होती है, तो वो सबको जब पासिंग आउट के टाइम में मुझे लगता है कि चाहे वो किसी भी परिवेश से आया हो, सब एक तरह के ही अधिकारी बन के निकलते हैं। ओके ओके। राइट। यहाँ पर सर मुझे रिटन एग्जाम से रिलेटेड बात करनी है। जैसे आपने बोला रिटन एग्जाम देना रहता है, बिल्कुल। तो वो रिटन एग्जाम में किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, कैसा सिलेबस रहता है, क्या पढ़ना पड़ता है उसके लिए? अभी अगर आप टारगेट करेंगे लाइक प्री ग्रेजुएशन वाली एंट्री के लिए, जैसे एनडीए और टीएस है, तो जब आप हम्म। फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसके साथ एक सिलेबस दिया जाता है। जनरली जो मेरा आइडिया है वो, सिंस मैं तो ग्रेजुएशन के बाद गया था, ओके लेकिन जो मुझे आइडिया है उसके हिसाब से जो सिलेबस है 11th एंड 12th का जो सिलेबस है, उसके अलावा आपका जीके है, बेसिक ग्रामर है, कम्युनिकेशन है, और ओके। बेसिक अवेयरनेस आपकी जो रेलेवेंट मैटर्स पे है वो देखी जाती है। बट उसका एक डिफाइंड, प्री डिफाइंड सिलेबस है। अगर आप उसको कवर कर लेते हैं तो आई थिंक आप रिटन परीक्षा को पास कर सकते हैं। एंड इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि अगर मैं कॉमर्स स्ट्रीम से बिलोंग करती हूँ
तो भी मैं दे सकती हूँ एग्जाम, या फिर ये रिस्ट्रिक्टेड है ओनली उन लोगों के लिए जो साइंस स्ट्रीम से आते हैं? इन दोनों एंट्रीज के लिए रिस्ट्रिक्शन है, बट आप अगर ग्रेजुएशन बेस्ड अगर एंट्रीज हाँ। देखेंगे सीडीएसई और ओटीए, तो उसमें ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके। CDSE और OTS, sir, I'm going to ask a lot of questions because all this is very new to me and very new to our audience also, जिन जो बिल्कुल अभी जाना चाहते हैं इस चीज में। तो सीडीएसई एक्चुअली आईएमए और ओटीए के लिए एक ही परीक्षा, एक ही तरह की परीक्षा है, बट एक उसका एंट्री है परमानेंट कार्डर के लिए एंड दूसरा है शॉर्ट सर्विस कार्डर के लिए। शॉर्ट सर्विस कार्डर जो मिनिमम बाध्यता है अभी 10 साल की है। आफ्टर ट्रेनिंग आपको कम से कम 10 साल सेना में सर्विस देनी होती है। हम्म। उसके बाद आपको आपके रिकॉर्ड के हिसाब से, वैकेंसीज के हिसाब से मौका दिया जा सकता है कि आप परमानेंट कमीशन में कन्वर्ट करें। क्योंकि सेना में अधिकारियों की कमी हमेशा रहती है। तो हम्म। जनरली अगर आप ठीक-ठाक ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं तो इसके संभावनाएँ बहुत ज़्यादा हैं कि आपको परमानेंट कमीशन दिया जाएगा। बट जो इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है वो 10 साल का होता है, शॉर्ट ओके। सर्विस में। ओके। और परमानेंट कमीशन में मिनिमम जो टाइम है वो 20 साल का है, बट रिटायरमेंट की एज एज कर्नल 54 साल है, एज ब्रिगेडियर आई थिंक 56 ईयर्स है, एंड लेफ्टिनेंट जनरल एंड अबव के लिए डिपेंडिंग 58 एंड 60 ईयर्स है। ओके। ओके। राइट। गोइंग बैक टू वेयर वी स्टार्टेड, रिटन एग्जाम के लिए आपने बता दिया कि सिलेबस होता है विच इज नॉर्मल जीके एटसेट्रा, एंड आपका 11th 12th का सिलेबस। देन यू आल्सो मेंशन्ड SSB, दैट इज सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। इसमें इसके लिए क्या प्रिपरेशन करनी पड़ती है? इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? किस तरीके के टेस्ट पास करने रहते हैं इसमें? एसएसबी असल में एक बहुत इंटरेस्टिंग तरीके का इंटरव्यू है। आई थिंक ओके। दूसरा कोई देश में दूसरा कोई अभी सर्विस ऐसा नहीं है जिसमें एसएसबी की तरह कोई चीज़ होती हो। ओके। इसमें बेसिकली आपके सारे जो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ हैं, वो आपको पहले आपको स्क्रीनिंग करते हैं और बेसिकली देखते हैं कि आपका स्टैंडर्ड क्या है। और कुछ क्राइटेरियाज़ उसमें हैं जो हमारे मनोवैज्ञानिक वहाँ पर होते हैं, उसके अलावा हमारे जीटीओज़ होते हैं, देन आपके इंटरव्यूइंग ऑफिसर होते हैं। तो 3 हम्म। तरह का बेसिकली अलग-अलग परीक्षाएँ इसमें होती हैं और करीब 5 दिन के लिए ये कंडक्ट किया जाता है। अच्छा। और उसके बाद 5वें दिन आपको बताया जाता है कि आप सेलेक्टेड हैं या आप नहीं हैं। और इसमें 2 चीज़ें हैं कि जो आप पहली बार अगर आप जा रहे हैं तो आपका अलग बैच बनता है, और अगर आप रिपीटर हैं तो आपका अलग बैच बनता है। तो ओके। मेरा जो अनुभव था, सौभाग्य से मैं पहली बार में ही रिकमेंड हो गया था। तो पहली बार में मुझे लगता है कि हर कोई नेचुरल होता है और हर कोई नया होता है एसएसबी में। तो पहली बार आपके सिलेक्शन के जो संभावनाएँ होती हैं मुझे लगता है कि ज़्यादा होती हैं। क्योंकि दूसरी ओके। बार में जो रिपीटर्स होते हैं, कोई 5 बार का रिपीटर होगा, कोई 2 बार का होगा, तो हम्म। कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा हम्म। मेरा मानना है, ये अगेन व्यक्तिगत राय है। और करेक्ट। बट एक चीज़ और मैंने देखी है कि मैंने एक अधिकारी से मैं मिला था, हम्म। जिसका 13वीं बार में सिलेक्शन हुआ था। ओह। तो मैंने देखा है कि लोगों में जो जुनून है सेना को जॉइन करने का, वो मतलब इतना ज़्यादा डेडिकेशन है कि लोग इतने अटेम्प्ट देते हैं और इतने सालों हम्म। तक तैयारियाँ करते हैं। हमारे ठीक है। सर सीए में हमने सुना था कि अटेम्प्ट देने होते हैं एग्जाम के, बट आर्मी के एग्जाम के लिए भी ऐसे अटेम्प्ट देने होते हैं? बिल्कुल ऐसे आइडिया नहीं था। इसके अलावा एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा, इसमें कुछ एंट्रीज ऐसी भी हैं जिसके लिए आपको रिटन जो एग्ज़ाम होता है या लिखित परीक्षा जो होती है वो नहीं देनी होती है। उसमें एक एनसीसी सी सर्टिफिकेट का एंट्री है, और दूसरा डायरेक्ट इंजीनियरिंग आपने अगर की है तो आप उसके माध्यम से भी आप एसएसबी डायरेक्टली जा सकते हैं बिना रिटन एग्ज़ाम के। अच्छा, मतलब एसएसबी तो मैंडेटरी है, वो तो हाँ, करना ही बिल्कुल, पड़ेगा। रिटन बिल्कुल। एग्जाम के लिए फिर भी एग्जामेशन मिल जाता है अगर एनसीसी से हैं और इंजीनियरिंग आपने करा हुआ है। हाँ, एनसीसी एनसीसी में क्या सी क्या है? सर्टिफिकेट जो सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है एनसीसी का, सबसे फुल फॉर्म नीचे क्या होता है सर? एनसीसी क्या है? नेशनल कैडेट कोर, जो कि एक आप कॉलेज एंड स्कूल के लेवल पे आप देखेंगे तो ये एक वॉलंटरी सर्विस है, जो लोग एनसीसी के कैडेट बनते हैं। हम्म। और इनफैक्ट वो हम मानते हैं कि वो राष्ट्र रक्षा की दूसरी पंक्ति हैं।
ओके। और राजपथ में आपने देखा हो कि एनसीसी का एक जत्था जो है हर साल परेड करता है। हम्म। एंड सौभाग्य से मुझे भी एनसीसी में रहने का मौका मिला था। और जो एंट्री मैंने जिस एंट्री के माध्यम से सेना में कमीशन लिया था वो एनसीसी एंट्री थी। सी सर्टिफिकेट मेरे पास था, तो मुझे ओके सीधे एसएसबी के लिए आमंत्रित किया गया। ओके ओके तो इसी ओके तरह इंजीनियरिंग करने वाले अंडर ग्रेजुएट्स को फाइनल सेमेस्टर में इनवाइट किया जाता है ओके। और उनको भी लिखित परीक्षा देने की छूट है। अच्छा, राइट राइट राइट। ठीक है। सो अगर आप 11th 12th के बाद डायरेक्टली करना चाहते हैं तो आपको रिटन एग्जाम और एसएसबी यानी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के थ्रू जाना पड़ता है। अगर आप ग्रेजुएशन करके जाते हैं तो आपके पास ऑप्शंस है एनसीसी के थ्रू जाने का, नेशनल कैडेट कोर उनका। उसमें आपको ऑप्शन मिलता है कि डायरेक्टली आप जा सकते हैं, बट उसमें लिमिटेड वैकेंसीज होती हैं। हाँ। तो वो एक रिस्ट्रिक्शन उसमें रहेगा। एंड राइट, उसमें ठीक है। आपको सी सर्टिफिकेट जो कि बहुत आसान नहीं है, क्योंकि आपको हम्म बहुत सारे कैंप करने होते हैं, उसके लिए बहुत सारी ट्रेनिंग लेनी होती है। और सी से पहले आपको ए और बी सर्टिफिकेट जनरली लेने होते हैं। हम्म। और उसके अलावा उसमें ग्रेडिंग का भी एक बाध्यता उन्होंने रखी है कि आपको ए अच्छा या बी ग्रेडिंग के साथ ही आपको आमंत्रित किया जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। ये सब सुन के ना, जैसे आपने बोला एनसीसी में जाने का है और वहां पे ट्रेनिंग होता है, ऐसे रहता है। सो नाउ दिस रिमाइंड्स मी ऑफ दिस मूवी लक्ष्य। आई होप आपने भी देखी होगी। बिल्कुल, तो बिल्कुल, बिल्कुल। उसमें ऋतिक रोशन अकेडमी में जाते हैं, राइट। अकेडमी का आई थिंक नाम क्या था, इंडियन मिलिट्री एकेडमी नाम था यस, शायद यस, से। और आई में, उसमें या। जाके फिर उनका ट्रेनिंग रहता है, वो एग्जाम देते हैं, फिर एकेडमी में जाते हैं, देन ही बिकम्स द ऑफिसर वहां से पूरा ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद। तो सर ये कैसा रहता है, जैसे कि एग्जाम दिया, एग्जाम क्लियर हो गया, एसएसबी क्लियर हो गया, अब उसके आगे की कहानी क्या? अब जो है एकेडमी आपको अलॉट होती है या कैसे रहता है? थोड़ा सा इसके बारे में प्लीज बताइए। अभी इसमें क्या है कि जो भी एंट्री के लिए आपने अप्लाई किया है, उसके हिसाब से आपको एकेडमी दी जाती है, क्योंकि पहले देश में सिर्फ एक एकेडमी थी आईएमए। अच्छा। अ, और जहाँ से पासिंग आउट होता था, तो एनडीए कनेक्टेड एकेडमी है, बट एनडीए एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए ट्रेनिंग देती है। उसके बाद एनडीए के बाद सेना के जो अधिकारी होते हैं वो आईएमए जाते हैं सेकंड फेज की ट्रेनिंग करने के लिए, और बाकी सर्विसेज जो एयरफोर्स एंड नेवी के हैं वो बाकी एकेडमीज को जाते हैं। तो इसी ओके तरह बाद में आई थिंक 62 वॉर के बाद ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई बनाई गई। एंड उसके अलावा आई थिंक आज से करीब 25 साल पहले टीएस एंट्री के लिए 3 कैडेट ट्रेनिंग विंग बनाए गए। एग्जैक्टली मैं साल में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, बट अप्रोक्सीमेटली टाइम मैं बता रहा हूँ आपको। देन आज से करीब 10 साल पहले ओटीए गया बनाया गया। ओके। तो ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी गया। गया गया। हम्म। तो एज ऑफ नाउ सेना के लिए ये सारी एकेडमीज हैं। तो ओके। आप आपका आपने कौन सी एंट्री से आप सेना में जा रहे हैं, वो तय करता है कि आप कौन सी एकेडमी जाएंगे। अगर आप 11th 12th के बाद जा रहे हैं तो आप एनडीए जाएंगे, या टीएस जाएंगे तो सीटीडब्ल्यू जाएंगे, या ओटीए गया जाएंगे। हम्म क्योंकि इनिशियल ट्रेनिंग उनकी वहाँ पर होती है। इसमें कभी-कभी बदलाव होता रहता है बीच-बीच में, बट हम्म। अगर आप मोटा-मोटा ये है कि अगर आप परमानेंट कमीशन के लिए हैं तो आप आईएमए या ओटीए गया से पास आउट होंगे। अगर आप शॉर्ट सर्विस कमीशन है तो आप ओटीए चेन्नई से पास आउट होंगे। ओके 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 ओके। सो डिपेंड करता है कि आपने कौन सी वहां पर ऑप्शन भरा है अपने जब आप बिल्कुल, एग्जाम बिल्कुल, फॉर्म या जो भी आप फॉर्म भर रहे थे उसमें जो आपने ऑप्शन सेलेक्ट करा था, शॉर्ट बिल्कुल, सर्विस या फिर परमानेंट स्कीम, जो भी है उसके हिसाब से आपको एकेडमी अलॉट होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। राइट, और आपके पास चॉइस नहीं होता कि मुझे बिल्कुल, यही बिल्कुल, एकेडमी जाना है। बिल्कुल। इसके अलावा आप आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, वो भी एक फैक्टर है। जैसे आपको एनडीए और टीईएस एंट्रीज़ जो हैं, उनकी क्वालिफ़िकेशन +2 है। तो हम्म टीईएस एंट्रीज़ को बीटेक कराया जाता है, तो उनको 3 साल से ज़्यादा 4 साल के आसपास ट्रेनिंग लेना पड़ता है। हम्म। और एनडीए का जो एंट्री है, उनको 3 साल ग्रेजुएशन एंड 1 साल आईएमए देहरादून में ट्रेनिंग लेना होता है। सिंस सीडीएस एंट्री जो होती है, वो ग्रेजुएशन के बाद जाती है। तो आईएमए देहरादून में करीब 18 महीने का प्रशिक्षण दिया जाता है। ओटीए चेन्नई में 1 साल का प्रशिक्षण दिया जाता है। ओके ओके। तो ये जो समय जो है, जो अवधि है ट्रेनिंग की, ये भी डिपेंड करती है कि आप कौन सी एंट्री के लिए जा रहे हैं सेना में। ठीक है ठीक है। टीईएस इज टेक्निकल एंट्री स्कीम। एंट्री स्कीम। उसमें जो है आपको 4 इयर्स का रहता है।
ट्रेनिंग, बिल्कुल, बिल्कुल, एंड जो एनडीए है उसमें आपका 3 इयर्स का ग्रेजुएशन प्लस एडिशनल ट्रेनिंग दैट यू गेट, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। अब इसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए मतलब हम एनडीए या टीईएस, टेक्निकल एंट्री स्कीम, किसी से भी गए हैं। नाउ वो 3 इयर्स ऑफ ग्रेजुएशन प्लस द ट्रेनिंग दैट वाज रिक्वायर्ड, वी हैव डन दैट। अब इस ट्रेनिंग के दौरान भी क्या आपको कुछ ग्रेडिंग मिलती है, उसके बाद आपको आपकी सर्विस अलॉट होती है, या कैसे रहता है? अभी जो सेना का जो ट्रेनिंग है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हम्म। आप बेसिक सोल्जरिंग जो आप कर रहे हैं या जो सैन्य सैन्य प्रशिक्षण जो आप कर रहे हैं, उसमें फिज़िकल, मेंटल टफनेस की ज़रूरत होती है। इसके साथ-साथ आपको पढ़ाई भी करनी होती है। काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि लोग सेना में जाने के बाद पढ़ाई नहीं करते, बट सेना में बहुत तरह की पढ़ाई होती है और बहुत सारा अभी आप देखेंगे तो टेक्निकल एनहांसमेंट सेना में हुआ है। आपको उस सब को डील करने के लिए इतना जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और टेक्निकल वॉरफेयर आप अगर उसको बोलें, हम्म। तो इस युग में मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ों को आपको आपको नया सीखना होता है। इसके अलावा आपका जो कम्युनिकेशन की प्रणाली जो होती है, आप कोडेड लैंग्वेज में बात करना सीखते हैं। उसके अलावा आप सीखते हैं कि सेना का जो बेसिक ढाँचा है, वो किस तरह से काम करता है। इतनी सारी सर्विसेज़ और सपोर्ट आर्म्स आपको सहयोग करती हैं। आप हम्म। इंटीग्रेशन करते हैं नेवी और एयरफोर्स के साथ, तो उसका क्या तरीका होता है, क्या हायरार्की होती है और किस लेवल पर आपको ऐसा ऐसा इंटीग्रेशन देखने को मिलता है, ये सब आपको सेना की ट्रेनिंग के दौरान सिखाया जाता है। हम्म। राइट। अच्छा, सर एक बहुत ही बेसिक सा डाउट है। अब जैसे आर्मी में जाना है तो उसका अलग अलग एग्जाम होगा, फिर नेवी में जाना है तो उसका अलग होगा, एयरफोर्स में जाना है तो अलग होगा, ऐसा होता है? फिर इनका कॉमन एग्जाम रहता है, लेटर ऑन क्लासिफिकेशन रहता है? इनके जैसे एनडीए के माध्यम से अगर कोई जा रहा है तो सेम एग्ज़ाम होता है, उसकी मेरिट्स बनती हैं और आपकी चॉइस क्या है वो भी इसमें इसका भी उसमें ये है मीनिंग है। बट हम्म। एनडीए और एनडीए का जनरली क्या होता है कि जो तीनों आर्म्स के लिए वो आमंत्रित करता है लोगों को। हम्म। बाकी ओके। ग्रेजुएशन लेवल पे इनकी एंट्रीज अलग-अलग हैं। ओके। उसके लिए कॉमन नहीं होता, अलग-अलग एग्ज़ाम्स होते हैं। बट ओके। एनडीए के लेवल पे बिल्कुल सेम एग्ज़ाम होता है सभी का। राइट, राइट। That means NDA is for all three services, Army, Air Force and Navy. हम्म। सर थोड़ा सा वो बताइए, उस जो हमने सुना है कि इनका मेडिकल और फिजिकल टेस्ट जो होता है वो बहुत रिगरस होता है। देर आर सो मेनी लिमिटेशंस, हाइट इतनी होनी चाहिए, चेस्ट का साइज इतना होना चाहिए, बिकॉज दिस इज व्हाट वी हैव हर्ड फ्रॉम अदर्स एंड वी सीन दिस इन मूवीज। तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा लाइट डालिए कि एक्चुअली में रियलिटी क्या है। मेडिकल और फिजिकल टेस्ट जो होता है वो कितना डिफिकल्ट होता है, और क्या क्या उसमें चैलेंजेस होते हैं और क्या लिमिटेशंस होती हैं? हाँ, इसके एक चीज़ मैं ऐड करना चाह रहा हूँ कि ये जो एनडीए और सीडीएसई का एंट्री है, ये हम्म। लड़के और लड़कियों दोनों के लिए है। हम्म। और एनडीए ने रिसेंटली गर्ल्स को लाइक ट्रेन करना शुरू किया है। और इस वजह से कई लोगों को ये अभी भी कन्फ्यूजन रहता है कि अगर लड़कियां आना चाहती हैं तो उनके लिए सिर्फ ग्रेजुएशन के बाद ही ऑप्शन है, तो वो ग्रेजुएशन से पहले भी एनडीए ज्वाइन कर सकती हैं। ये अभी रिसेंट अपडेट्स हैं, पिछले 2-3 साल में ये हुआ है। हम्म। और ये भी मैं आपको आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ। दूसरा जो आपने क्वेश्चन पूछा है मेडिकल, जहाँ तक मुझे लगता है कि जो मेडिकल जाँच होती है वो इस वजह से होती है कि आप में कोई बीमारी या कोई डिसेबिलिटी ना हो और आप हम्म। सामान्य आदमी की तरह अगर आप हैं या सामान्य महिला की तरह अगर लोग हैं, तो आई थिंक ज़्यादा डिफ़िकल्टी इसमें नहीं होती। अगर आपका कोई एक्सीडेंट हुआ है मेजर, कोई कोई मेजर हम्म। सर्जरी हुई है, तो वो एक कारण हो सकता है रिजेक्शन का। अदरवाइज़ जो चीज़ें देखी जाती हैं, वो ये देखी जाती हैं कि आप सामान्य हैं या नहीं हैं। ये ओके। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। ओके। ओके। बिल्कुल। एंड जो फिजिकल ट्रेनिंग होती है, जैसे मैंने शायद एक पॉडकास्ट ही सुन रही थी, आई थिंक मेजर भरवान का सुन रही थी मैं, एंड उसमें उन्होंने बोला कि जब हम ट्रेनिंग करा रहे होते हैं बाहर, आई थिंक मतलब -35 डिग्री टेम्परेचर होता है, बट फिर भी मैं जो है ट्रेनिंग कराता हूँ। सो ये जो ट्रेनिंग है, इवन व्हेन यू आर इन द एकेडमी या फिर आपकी पोस्टिंग हो गई है, तो ये किस तरीके से काम करती है ये ट्रेनिंग, और कितनी रिगरस होती है ये ट्रेनिंग?
अ, मैं लोगों को डराना नहीं चाहता, लेकिन ये ज़रूर है कि सेना की जो ट्रेनिंग है, उस पीरियड में आप अपनी ज़िंदगी के सबसे फिटेस्ट पीरियड में आप रहते हैं। मैं बोलूँगा कि मैं अपनी ट्रेनिंग के बाद शायद सबसे फिट स्टेट में था। इसका ऐसा डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेना कभी भी स आपको ये सब ट्रेनिंग सडन नहीं कराती है। ग्रेजुअल प्रोसेस है, एक हुँ, रिफाइंड प्रोसेस है, और आज तक इतने सारे सालों से ट्रेनिंग होती रही है। हुँ, तो उस हिसाब से मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये कठिन ट्रेनिंग है। ये फिज़िकल और मेंटल टफनेस दोनों देती है, और दोनों चीज़ के लिए सेना में लोगों को तैयार किया जाता है, क्योंकि आप बतौर अधिकारी अगर फील्ड में जाते हैं, उस ट्रेनिंग के जस्ट बाद, तो आपका अनुभव नहीं होता, बट ये ट्रेनिंग आपको मदद करती है कि कैसे आपको हैंडल करना है। क्योंकि बहुत सारे आप देखेंगे तो बतौर बतौर लेफ्टिनेंट जैसे ही आप पास आउट होते हैं, हुँ, तो आपके कंधों पर काफ़ी ज़िम्मेदारी खासकर फ़ील्ड एरियाज़ में डाली जाती है। तो उसके हुँ, लिए आपको किस तरह से आप तैयार रहेंगे फिज़िकली एंड मेंटली, तो उसके उसकी तैयारी कराई जाती है। बेसिक ट्रेनिंग उसमें दी जाती है। फिज़िकली डेफ़िनेटली एक आर्मी के एक स्टैंडर्ड है, जिसको आपको अचीव करना होता है। अगर आप उसको नहीं कर पाते, तो आपको कई बार ट्रेनिंग रिपीट करने का या फिर अकेडमी से बाहर जाने का भी चांस बनता है लोगों का। हुँ, बट अगर आप फिज़िकली फिट हैं, और अगर आप उस ट्रेनिंग को मतलब वो आम आदमी के लिए बनी हुई है, एक सामान्य जो कैंडिडेट होता है उसके लिए बनी हुई है, तो ऐसी डरने की कोई बात नहीं है। हुँ, बट निश्चित रूप से जो मैं कह रहा हूँ कि उस पीरियड के बाद कुछ समय के लिए आप अपनी ज़िंदगी के सबसे फिटेस्ट स्टेट में रहते हैं, आपकी बॉडी। तो हुँ, निस्संदेह वो बहुत कठिन ट्रेनिंग के बाद ही होता है। तो लेकिन ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, एक लाइक कि इसको ग्रेजुअली बढ़ाया जाता है, और हुँ, लेकिन जब आप उस उन स्टैंडर्ड्स को अचीव करते हैं, तो उसके लिए आपको तैयार किया जाता है। आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रेनर्स वहाँ पर होते हैं, बहुत सारे अधिकारी, बहुत सारा स्टाफ वहाँ पर आपको इसके लिए तैयार करता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मेंटल फिटनेस देती हैं। आपको ऐसे पीरियड से ज दे जाना होता है जब आप पहली बार घर से बाहर होते हैं। उसके अलावा जो जैसे मैं ओटीए चेन्नई से था, तो मैं हुँ, शायद वो तापमान जो वहाँ का था वो काफ़ी अलग था, और राइट। इस हिसाब से बहुत सारे च बदलाव आपकी ज़िंदगी में आते हैं उस पीरियड में। तो बट ये सब बहुत रिफाइंड ट्रेनिंग सेना देती रही है। मुझे लगता है कि इसके साथ कोई भी इसको अचीव कर सकता है। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। हाँ सर, थोड़ा-सा एक्चुअली मूवीज़ के थ्रू डरा देते हैं ना कि वो उसमें दिखाया था जैसे लक्ष्य मूवी में दिखाया था वो तो छोड़ के भाग गया था अकेडमी तो हुँ। बस उससे थोड़ा-सा नहीं, एक ऐसा वो होता डर है, है। ऐसा हुँ, होता है, बट अच्छा। मुझे लगता है कि जो भी डिटरमाइंड, डेडिकेटेड कैंडिडेट होता है या कैडेट होता है, ऐसा लो पीरियड कई बार आपको एकेडमी में आते हैं, बट आई थिंक एक ग्रुप होता है, एक बैच होता है जो साथ में, आप अकेले नहीं होते। तो हुँ, एक बैच में, और उसमें आप कर लेते हैं, और वो जो बॉन्ड होता है उस बैच का, क्योंकि आपने अपने साथी को, अपने दोस्तों को, अपने कोर्समेट को लो एंड हाई में देखा होता है। तो वो जो बॉन्ड होता है, आप नेचुरली एक-दूसरे के फ्रेंड होते हैं। आई थिंक वो आजीवन आपके साथ रहता है, और वो बॉन्ड कभी छूटता नहीं है। तो अभी सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों के ग्रुप्स बने हुए हैं, हुँ, हुँ। और छोटी-छोटी अपडेट्स होती हैं। इसके अलावा अकेडमी भी कई बार रियूनियन कराती है, और लोग मिलते रहते हैं, और उन दिनों को याद करके वो दिन ज़रूर कठिन होते हैं, बट वो दिन आप हमेशा याद करते हैं और मुस्कुराते हैं। यही मैं बोल सकता हूँ आपको। डेफिनिटली सर। अ, यहाँ पे मैं ट्रेनिंग के बारे में ही थोड़ा-सा और बात करूँगी बिकॉज़ बिकॉज़ ऑफ द पॉडकास्ट दैट आई हैव कंज्यूम्ड उसमें बताते हैं कि जो कमांडोज़ की ट्रेनिंग होती है, वो सबसे डिफ़िकल्ट ट्रेनिंग मानी जाती है। उसमें उनको साँप खाना पड़ता है, उनको मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में उनको रहना पड़ता है। टेम्परेचर्स बिलो 35 डिग्री -35 डिग्री सेल्सियस और बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशंस में उनको टेस्ट किया जाता है। सो कुड यू टेल अस अ लिटिल बिट मोर अबाउट कमांडोज की ट्रेनिंग अगर आपको आइडिया है तो? एक कमांडोज़ का ट्रेनिंग इस ट्रेनिंग का पार्ट नहीं है। वो ओके। आपको एक कमीशन होने के बाद एक 2 अर्ली स्टेज में होता है, बट कठिन ट्रेनिंग है निसंदेह। वो आपको और फिट बनाती है, और उसमें काफ़ी चीज़ें अगर आपने मूवीज़ देखी हैं,
प्रहार और कुछ मूवीज उस पर बनी हुई हैं। हम्म। तो उसमें देखा है तो काफ़ी सारी जो ऐसे मेंटल और फिजिकल टेस्ट आपको दिए जाते हैं, और जो पीरियड है वो काफ़ी कठिन पीरियड है, और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये आपके एकेडमी डेज से बहुत कठिन है। लेकिन एक बैच में अगेन आप उसको करते हैं और आप भूल जाते हैं आप क्या हैं। इसमें एक चीज़ और होती है कि इसमें आपका पद और आपका रैंक देख के ये ट्रेनिंग नहीं होती, सभी की एक तरह की ट्रेनिंग होती है। सभी एक तरह के कठिन दौर से गुजर रहे होते हैं। तो हम्म। बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं, जिसमें ट्रेनिंग है, फायरिंग है, उसके अलावा बहुत ज़्यादा एंड्योरेंस आपको दिया जाता है। तो इसके साथ एक कमांडो बनने की प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया से गुजरते हुए आदमी तपता है और सोना बन के बाहर निकलता है, यही मैं आपको बोल सकता हूँ। Right, right, definitely, sir. And I think they are the ones who are protecting us, the our country. तो definitely huge amount of respect for them. Um, पर जैसे आपने बोला कि उसकी ट्रेनिंग सबके लिए नहीं होती है, उसमें आपको फिर अलग से जाना पड़ता है। तो आपने जैसे बताया कि एनडीए में 3 इयर्स का ग्रेजुएशन, उसके बाद वो अलॉटमेंट होता है, एंड क्या क्राइटेरिया रहता है कि हाँ इस इंसान को या फिर इस कैंडिडेट को हमें कमांडो ट्रेनिंग में डालना चाहिए, या फिर हम खुद अपना इंटरेस्ट दिखा सकते हैं, कैसा रहता है वो? नहीं, मतलब इसमें कुछ हम्म। कुछ लोगों के लिए ये मैंडेटरी है, और कुछ लोगों को इसमें भेजा जाता है। तो ऐसा कोई अच्छा। क्राइटेरिया इसमें नहीं है, बट जनरली जो आप जो हमारी इन्फेंट्री है हम्म। और जो भी फाइटिंग आर्म्स हैं उनके लिए ये मैंडेटरी है। बाकी आर्म से भी लोग इसमें भेजे जाते हैं, बट ये बाकी लोगों के लिए मैंडेटरी नहीं है। ओके, 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 राइट। एंड कमांडोज आर द वंस, मतलब आप प्लीज मेरा डाउट क्लैरिफाई करिए कि वो लोग जो है कभी वॉर वेज होता है तो आर दे द वंस हु लीड द पैक व्हेन इट कम्स टू अटैकिंग एंड स्टफ? इसमें एक्चुअली हर तरह के यूनिट्स में अलग-अलग एक दल होता है, जो बेसिकली हर यूनिट में खासकर इन्फेंट्री में एक प्लाटून होती है, जो कमांडो प्लाटून होती है। ओके। तो जनरली जो भी ऑफिसर ये कोर्स करके आता है वो इस दल को लीड करता है। ऐसा एक ऐसी धारणा है, ऐसा मैंने देखा भी है कई बार। तो इसमें ऐसा नहीं है कि कोई जो कमांडो करके आ रहा है वही किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए जा रहा है, बट लेकिन उसको जो भी इस ट्रेनिंग से होके जाता है तो वो अगेन एक फिटनेस को साबित करता है कि वो मेंटल और फिजिकली फिट है। तो जब भी ऐसा मौका आता है कि कोई इमीडिएटली एक्शन लेना है, तो हम्म। ऐसे लोगों को, ऐसी टीम को जो कि यूनिट की एक स्पेशलाइज्ड टीम होती है, उसको हम्म। सबसे पहले भेजा जाता है। हम्म। हम्म। राइट। सर वैसे आपको कुछ आइडिया होगा कि एट दिस मोमेंट, एज ऑफ टुडे, हमारी इंडियन आर्मी में कितने सोल्जर्स होंगे? लाइक कितनी बड़ी है हमारी इंडियन आर्मी? जब मैं सेना में था करीब 14 लाख के आसपास हमारी स्ट्रेंथ थी। आई थिंक अभी कुछ कम हुई है, और कुछ जो सेना की नई स्कीम्स हैं, अग्निवीर और ये सब, इसकी वजह से भी कुछ स्ट्रेंथ कम है। जो हम्म। मेरा मोटा-मोटा आइडिया है वो उसके हिसाब से करीब 12 लाख के आसपास सेना का स्ट्रेंथ होना चाहिए, 1 से 1.5 लाख एयरफोर्स का, एंड अप टू 70 टू 80,000 नेवी का। ये मोटा-मोटा आइडिया है मेरा। या गूगल कहता है कि 12,37,117 लोग आर्मी सेना में हैं। हम्म। या इसके अलावा जो भी सेना से रिटायर्ड होते हैं, हम्म। उनको एक पीरियड के लिए करीब 5 साल का पीरियड मोटा-मोटा मैं बताऊँ, उसमें ऐज की बाध्यता है, तो उसको रिज़र्व फोर्सेस के नाम पे रिज़र्व रखा जाता है। जब भी अगर आपके देश पे कोई संकट आता है, तो वो एक बॉन्ड साइन करते हैं कि वो वापस सेना में जाएँगे। ओके, ओके। तो वी हैव अराउंड 9.6, आई थिंक 9,60,000 के आसपास रिज़र्व फोर्सेस भी हमारी होती हैं, जो रिटायर्ड हैं ओके। और 5 साल का पीरियड नहीं पूरा हुआ है जिनका। Right. Before we come into the retirement, I want to talk more about after the 3 years completion, जो ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद के पीरियड का मुझे स्पेसिफिकली बात करना है। जैसे आपने बोला कि आप 19 राजपूताना राइफल्स का पार्ट थे, राइट? तो मुझे उसकी स्टोरीज भी सुननी है कि कुछ किस्से सुनने हैं, क्या क्या आप चीजें करी, क्या क्या आपने चैलेंजेस वहां पे फेस करे, एंड क्या क्या और
जो ऐसी चीजें करी हैं जो शायद हमें पता नहीं है कि दैट यू वर पार्ट ऑफ दैट। सो वो सारी स्टोरी सुननी है आपसे। बट फ्रॉम करियर पॉइंट ऑफ व्यू आई वांट टू टॉक अबाउट कि 3 साल और ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद अब पोस्टिंग होती है तो वो किस तरीके से काम करता है, और थोड़ा सा अगर आप समझा सकें कोई भी एक पकड़ के, जैसे आपने कम्युनिकेशंस में थे तो कम्युनिकेशंस का ही थोड़ा सा काम बता सकें कि काम एक्चुअली में होता क्या है। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि शायद जो स्टूडेंट अभी बिल्कुल फ्रेश माइंडसेट से है कि उसे पता रहना चाहिए व्हाट ही इज गेटिंग इनटू एंड किस तरीके का काम करना रहेगा, सो दैट ही इज अवेयर एंड ही नोज कि हाँ मुझे बहुत क्लैरिटी के साथ पता है मुझे क्या करना रहेगा, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए मुझे इस लाइन में। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप पूछेंगे क्या करना रहेगा, मुझे लगता है कि सेना आपको सभी कुछ कराती है। और जो चीज़ आपने जनरली सभी कुछ का मतलब है कि आपको बीइंग एन आर्मी ऑफिसर आपको अकाउंट्स का नॉलेज होना चाहिए क्योंकि आप फंड्स देखते हैं। ओके। आपको एचआर का नॉलेज होना चाहिए क्योंकि आप अपने ट्रूप्स को हैंडल करते हैं, उनके एचआर ओके। पॉलिसीज, उनका आना जाना, रिटायरमेंट, उनका पे पर्क्स और जितनी भी सुविधाएं हैं हम्म। इंक्लूडिंग अकोमोडेशन, उसको हम्म। सबको आप सब आपको हैंडल करना होता है। अगर आप टेक्निकल आर्म में हैं तो जो अलग अलग तरीके की तकनीक सेना में है, कम्युनिकेशन में आप देखेंगे तो कैसे कम्युनिकेट किया जाए हम्म। पीस में और फील्ड में, वो हम्म। मोटा-मोटा आपको देखना होता है। आज के टाइम में बहुत सारा इंटरनेट का यूज़ है, तो सेना का करेक्ट। अपना इंटरनेट होता है, उसकी सिक्योरिटी होती है। तो कम्युनिकेशन में बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें बहुत सारा आप कम्युनिकेशन है, कैसे अगर आपका किस तरह का इन्फॉर्मेशन है, उसको आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे, तो उसका हम्म। एक प्रोटोकॉल आपको फ़ॉलो करना होता है। उसके अलावा नॉर्मल रूटीन में आपको आपको हमेशा सेना में आपको लड़ाई के लिए तैयार रहना होता है, तो हम्म। आप हमेशा ट्रेनिंग देते रहेंगे और लेते रहेंगे। इसके अलावा ओके। आपको बहुत सारी जो इंक्वायरीज करनी है, उसके अलावा आपको पनिशमेंट्स देने हैं या आप डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग का पार्ट होते हैं। तो ओके। उसके अलावा आप स्पोर्ट्स खेलते हैं, आपको डेली बेसिस पर फिजिकली फिट रहना होता है, तो आप फिजिकल ट्रेनिंग करते रहते हैं। ओके। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तैराकी, घुड़सवारी, खेल, हम्म। तो ये सब चीज़ें आपको करने होते हैं, तो या आप करते हैं। तो मुझे हम्म। लगता है कि सेना आपको बहुमुखी प्रतिभा का धनी बनाती है और जो चीज़ें आपने नहीं की होती हैं, वो चीज़ें आप सीखते हैं। तो ऐसा कोई काम नहीं है मेरे देखने में कि आप नहीं करते हैं सेना में रहते हुए। इनफैक्ट आप जब मैसेज को देखते हैं तो आपको मेन्यूज़ में घुसना होता है, आपको खाने के तरीके प आप खाना कैसे बनता है ये आपको समझना होता है, आपको पार्टीज़ ऑर्गेनाइज़ करनी होती हैं, आपको हम्म। ट्रूप्स को कैसे आपको उनको फीड करना है, आपको उसका स्टोरेज का आइडिया होना चाहिए। जैसे आपके स्टोरेज क्या कितना स्टॉकिंग आपके पास रहेगा, फील्ड एरियाज़ में आप विंटर स्टॉकिंग करते हैं, उसका आइडिया रहना, उसका प्रोसीजर आपको पता होना, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा वेपन्स पे आपको स्पेशलाइज़ेशन होना चाहिए और जो भी उस सेक्टर का वेपन है, आप राजस्थान में हैं तो आपका आप देखेंगे कि वहाँ पर टैंक्स चलते हैं, आप या। हिल एरिया में होंगे तो वहाँ पर आपको दूसरे तरीके के हथियार आपको दिए राइट। जाएँगे। तो हर तरह का आप सेक्टर प्रोफाइल के हिसाब से आप हथियारों पर भी महारत आप हासिल करते हैं। तो इस वजह से मुझे हम्म। लगता है कि सेना आपको बहुत कुछ कराती है हम्म। और इनफैक्ट ट्रेनिंग के बाद ही आप अलग पर्सनैलिटी बन के निकलते हैं और सर्विस के बाद तो निसंदेह आप इतना एक्सपीरियंस आपको हो जाता है इन सब चीज़ों का। हम्म। बट हम लोग इसको बोलते हैं वी आर मास्टर ऑफ नन एंड लाइक जैक वी ऑफ ऑल आर जैक ट्रेड्स। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन या। तो राइट। आपको सब कुछ करना होता है बेसिकली। राइट। बट यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सवाल सा मेरे को आया, जैसे आपने बोला कि सप्लाई अलग है और टेक्निकल वाला कम्युनिकेशंस वाला अलग है, तो ड्यूरिंग द सर्विस क्या आप भी ऐसे आर्म चेंज कर सकते हैं, या फिर अगर आपने एक बार चूज कर लिया कि आपको कम्युनिकेशंस अलॉट हो गया है तो आप कम्युनिकेशंस में ही रहेंगे, या फिर आपके पास ऑप्शन है कि आप लॉजिस्टिक्स में भी जा सकते हैं, आर्टिलरी में भी जा सकते हैं, कैसे रहता है ये? एक बार जाने के बाद कई बार कुछ अंग हैं जो वॉलंटरी आपको जाने होते हैं, जैसे आप स्पेशल फोर्सेज अगर मैं बोलूँ एसएफ, हम्म। उसके लिए आप कभी भी जा सकते हैं। एनएसजी के लिए आप कभी भी जा सकते हैं। एनएसजी? इसके हाँ, एनएसजी के लिए आप जा सकते हैं फुल वॉलंटियर होके। फुल फॉर्म क्या होता है सर, एनएसजी? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। अच्छा। ओके।
इसके अलावा बाकी जो चेंजेज़ होते हैं वो कई बार परिस्थिति की वजह से कि कोई जैसे इन्फेंट्री का ऑफ़िसर जो है वो फ़िज़िकली अनफ़िट हो गया किसी कारण से, कोई हादसा हो गया या किसी ऑपरेशन के दौरान उनको चोट लग गई। वो वहाँ हम्म। पर सर्व करने लायक नहीं है, तो उनको दूसरी आर्म में जहाँ पर कि उस तरह का फ़िज़िकल अच्छा। एंड्योरेंस नहीं रहता है, तो ऐसे भी कई बार आर्म्स चेंज हो सकती है। पर सामान्यतया जो आप जिस भी आर्म में कमीशन होते हैं, उसको चेंज करने का ऑप्शन आपको नहीं दिया जाता क्योंकि इससे आप हर बार कुछ-कुछ पीरियड के बाद आप कुछ महत्वपूर्ण ट्रेनिंग लेते हैं, तो आप एक हम्म। ऑफ़िसर हैं उस पर्टिकुलर आर्म के और सेना हम्म। को सारी आर्म एंड सर्विसेज़ की ज़रूरत होती है। तो हम्म। आपको चेंज करना एक मतलब ट्रेन्ड ऑफ़िसर को लूज़ करने जैसा है या हम्म। ट्रेन्ड सोल्जर को लूज़ करने जैसा है। आपको किसी आर्म के लिए तैयार किया गया है, तो राइट। उसमें रहना सेना के लिए फ़ायदेमंद होगा। करेक्ट। करेक्ट। तो सर इसमें जैसे आपने बोला कि अगर आप लॉजिस्टिक्स में हैं तो लॉजिस्टिक तो आपने बोला कि आपको एचआर का भी आना चाहिए, आपको अकाउंट्स भी आना चाहिए। तो इवन इफ अगर मैं लेट्स से एक पर्टिकुलर आर्म में हूँ, तो उसी के ये जो सबसेट हैं, चाहे वो अकाउंट्स है, फाइनेंस है, वो उसमें तो इंटरमिंगलिंग होता होगा, उसमें तो टास्क शिफ्टिंग रहता रहेगा, या फिर उसमें भी डीपर लेवल पे जाके स्पेशलाइजेशन होता है कि अगर लॉजिस्टिक्स में भी कोई अकाउंट्स में है तो वो अकाउंट्स में ही रहेगा। नहीं, सेना के अंदर तो ऐसा नहीं है। अच्छा। भारतीय सेना लोगों को इस तरह से तैयार करती है, खासकर अधिकारियों को कि वो किसी भी रोल में जाके काम कर सकें। ओके। लेकिन ऐसा कई बार होता है कि आप एक पोस्टिंग के दौरान एक रोल करते हैं, जैसे पोस्टिंग चेंज होती है, आपका रोल चेंज हो जाता है। कई बार ऐसा होता है, हम्म। बट आप अगर पूरा अनुभव आप देखेंगे किसी भी अधिकारी का, तो उसने सभी कुछ किया होगा। तो सारे हम्म। रोल उन्होंने निभाए होंगे या सारे रोल्स पे उनको काम करने का मौका मिला होगा। हम्म। राइट। ठीक है। अ, अब बात करते हैं योर एक्सपीरियंस ड्यूरिंग 19 राजपूताना राइफल्स। तो उस एक्सपीरियंस के बारे में बताइए सर। सिंस 19 राजरिफ मेरी पहली यूनिट थी सेना में, तो जो एसोसिएशन उनके साथ था वो अभी भी जारी है और सेना छोड़ने के बाद भी मैं करीब 3 या 4 बार अपनी यूनिट में गया हूँ और बहुत सारे लोगों से मिलता रहा हूँ और बात होती रहती है। बट जो अनुभव था उस टाइम जब मैं यूनिट में गया था तो ये लाइन ऑफ कंट्रोल पे थी। तो एक कठिन एरिया को गार्ड कर रही थी हम्म। और एक बिल्कुल कठिन मौसम से जूझ रही थी क्योंकि हाई एल्टीट्यूड में जनरली आप देखेंगे हमेशा बर्फ़ रहेगी और राइट। लाइन ऑफ कंट्रोल पे जब भी इन्फिल्ट्रेशन होते हैं तो चैलेंजेस अलग टाइप के रहते हैं। राइट। तो इस तरह का अनुभव आपको पहली यूनिट में मिल जाए तो आप एक कठिन टाइम आप वहाँ पर बिताते हैं और उसके बाद आप समझते हैं खासकर बीइंग एन इंजीनियर मुझे ये समझ आया कि जो भी यूज़र है, एंड यूज़र जो सोल्जर है, तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? वो कैसे हम्म। सोचता है? उसको इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट कितनी ज़्यादा है? जैसे मैं जिन एरियाज़ में था वहाँ पर बिजली नहीं थी, लाइट नहीं थी। हम्म। तो आप देखेंगे तो रात को जैसे नाइट विज़न डिवाइसेज़ हैं या कोई भी बैटरी ऑपरेटेड चीज़ें हैं, तो उनकी हम्म। वैल्यू बहुत ज़्यादा है। हम्म। तो ये एक अनुभव आपको मिलता है कि उनका जो क्रिटिकैलिटी है वो कैसे है और जैसे यही चीज़ जब मैं सेना के उपकरण रिपेयर करता था तब मेरे पास आता था, तो मैं देखता था कि किस लोकेशन से आया है। तो उस हम्म। लोकेशन की रिक्वायरमेंट समझते हुए हम उसको प्रायोरिटाइज़ करते थे। तो ये सब समझ आप में विकसित होती है, तो आई थिंक ये जो एसोसिएशन था मेरा 19 राजपूताना राइफ़ल से वो आजीवन बना रहेगा और निसंदेह उस दौर में बहुत सारी घटनाएँ हुई, बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने को मिली। मुझे एक बेहतर इंसान इस पोस्टिंग ने बनाया और कई चीज़ें करने का मौका मिला, बहुत नज़दीक से दुश्मन को समझने का मौका मिला। उसके अलावा एक इंसिडेंट में 2 इंसिडेंट्स में मुझे लोगों की जान बचाने का मौका मिला। तो आई हम्म। थिंक ये एक कंप्लीट पोस्टिंग जो थी मेरे लिए मुझे बेहतर बनाने वाली और सिखाने वाली चीज़ थी। और जो प्यार आपको उस टाइम में मिलता है जब आप फील्ड में होते हैं और अपने जवानों के साथ रहते हैं, वो ज़िंदगी भर बना रहता है। आई थिंक बहुत अच्छी यादों के साथ मैं
वो टेन्योर याद करता हूँ। राइट। तो सर कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आप भूल ही नहीं सकते ड्यूरिंग योर स्टिंट विद द 19 राजपूताना राइफल्स, कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आप सबके साथ शेयर करना चाहेंगे, चाहे वो अ, जैसे आपने बोला कि आपको जान बचाने का मौका मिला, सो कुछ कोई भी एक्सट्रीम सिचुएशन या फिर एक्सपीरियंस। मैं जहाँ पर जिस पोस्ट पे था तो काफ़ी ऊंची पोस्ट थी, उस हम्म। एरिया की सबसे ऊंची पोस्ट थी। तो हम्म। वहाँ पर कभी भी बर्फीला तूफान आ जाता था अच्छा। और अनएक्सपेक्टेड आता था। आई थिंक 2010 की फरवरी में हम लोग वहाँ पर थे और एक रात में वहाँ पर बहुत सारा बर्फबारी हो गई और सुबह से बहुत ज़्यादा तूफान आ गया। तो हमारे कुछ लोग जो थे वो एक एरिया में थे जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्लाइडिंग शुरू हो गई थी। ओके। तो जो बहुत अनएक्सपेक्टेड था और आई थिंक वो लोग भी उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे। उनको भी नहीं लगता था कि अभी फरवरी के महीने में ऐसा कुछ हो जाएगा, क्योंकि जनरली हम्म। विंटर्स जो है फरवरी के बाद खत्म होने लगते हैं। हम्म। तो इनको बचाने के लिए जब हम लोग गए तो मेरे साथ मेरे और साथी थे। मुझे याद है कि कोई रास्ता हमें मिल नहीं रहा था उन तक पहुंचने का। तो हम्म। एक ही रास्ता था जिसमें माइंस थी, माइनफील्ड था। ओ। लेकिन मुझे लगता है कि उस टाइम जो ज़िम्मेदारी थी उनकी सुरक्षा की हम्म। और जो रिक्वायरमेंट थी उस घड़ी की, हमने वो माइनफील्ड क्रॉस किया और उनको हम निकाल के लेके आए। तो ये मुझे लगता है कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा सैटिस्फाइंग चीज़ थी पूरी ज़िंदगी में। और रिसेंटली मैं अपनी यूनिट इसी यूनिट में को विज़िट कर रहा था उनके रेजिंग डे पे। तो हम्म। जिस जवान को हम निकाल के लाए थे, अभी वो जेसीओ साहब हैं। तो मुझे मिले थे, तो जो हमारा मिलन था और जो एक-दूसरे को मिलने के बाद जो फीलिंग थी, वो बिल्कुल अलग थी। और वो जो सैटिस्फैक्शन मुझे उनको देख के मिला, वो शायद अगर आप सेना में हैं या नहीं हैं, तो ऐसे मौके पे मुझे लगता है कि ये आपको बहुत अच्छा लगता है कि आप कुछ कर पाए किसी के लिए। तो ये एक इंसिडेंट मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो आई थिंक ये मुझे लगता है कि पूरे समय के दौरान, पूरी सर्विस के दौरान ये मुझे सबसे सैटिस्फाइंग चीज़ लगी है। और हम्म। राइट। कोई ऐसा चैलेंज या फिर कोई ऐसा एक्सपीरियंस जिसमें हमने अटैक करा हो दुश्मन पे, या फिर कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहें। अभी जब लाइन ऑफ कंट्रोल पे ऐसे छोटे-मोटे इंसिडेंट्स होते रहते हैं हम्म। और कई बार आपको लगता है कि आप बहुत नज़दीक से मौत से आपका मिलाप हुआ या आप रहते-रहते बच गए। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स वहाँ पर होते थे, क्योंकि फायरिंग होती थी और इन्फिल्ट्रेशन होता था, तो रातें बड़ी खतरनाक होती थी। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे सेना क्या करती है। मैं हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें नहीं बताना चाहूँगा। हाँ जी। तो लेकिन ऐसा बहुत बार वहाँ पर होता है कि आप चैलेंजेस या चुनौतियों से लड़ते हैं। आप पीछे आपके नज़दीक में लोग रहते हैं, उनको भी आपको उनको सुरक्षा देना है। बहुत बार इन्फिल्ट्रेशन के बाद आपके आतंकवादी गाँव में घुस जाते हैं। वो हम्म। एक चैलेंज होता है कि उसमें आपको ये बड़ा मुश्किल है देखना कि आपको कौन मिलिटेंट है और कौन आम जनता है। तो ये हम्म। सेना के लिए मुझे लगता है सबसे बड़ी चुनौती है सारे डिस्टर्ब एरियाज़ में, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो या फिर जे-एंड-के हो। हम्म। तो क्योंकि सेना को जनरली मारने की ट्रेनिंग होती है, बट इन एरियाज़ में उनको अपने लोगों की जान बचानी होती है। करेक्ट। तो इस वजह से मैं देखता हूँ कि आए दिन हमारे बहुत सारे लोग शहीद हो जाते हैं। इसमें एक बड़ा कारण ये भी रहता है कि उनको सेलेक्टेड टारगेट को मारना है। उनको हम्म। ये देखना है कि किसी निर्दोष की जान ना चली जाए। तो इस वजह से जो सेना की जो ट्रेनिंग है या सेना की जो सिखलाई है, वो ये है कि आप मतलब जो दुश्मन है, दुश्मन को आइडेंटिफ़ाई करना और उसी को मारना। तो ये सबसे बड़ा हम्म। चैलेंज मुझे लगता है इन सब एरियाज़ में है। और हम्म। इससे पार पाने में मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग शहीद हो जाते हैं। हम्म। राइट। आरबी की स्टोरीज हमेशा सुन के ना, वो जैसे आप अभी बता रहे थे, तो आई वॉज एबल टू विजुअलाइज ऑल ऑफ दैट। एंड
पता नहीं क्यों ऐसा फील होता है कि वो जो डर और वो एनजाइटी जो उस टाइम आपको शायद महसूस हो रहा होगा, जैसे आपने बोला मौत को बहुत करीब से देखना, वो एकदम से बहुत ज्यादा एनजाइटी और एकदम से गूज बम्स दे देती है आपको, बिकॉज एकदम सोच सकते हैं कि यार आई कैन नॉट इमेजिन माई सेल्फ टू बी इन दैट सिचुएशन। एंड ट्रूली सल्यूट टू ऑल द सोल्जर्स जो इतना टफ जॉब कर रहे हैं और हमारी प्रोटेक्शन कर रहे हैं पूरी कंट्री की। बिल्कुल पूजा, मैं ये बताना चाहता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि आपको पता नहीं चलता कि क्या हुआ, आप लेकिन आपका ट्रेनिंग ऐसा है कि आप हर परिस्थिति के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन बाद में आप विजुअलाइज़ करते हैं तो आपको लगता है कि ये बहुत कठिन परिस्थिति थी, लेकिन जब आप उसके उससे जा रहे होते हैं तो सेना क्योंकि आप अकेले नहीं होते, आपके हम्म। साथ आपका संगठन होता है, आपकी यूनिट होती है, आपके लोग होते हैं। तो उस समय शायद आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि आप बहुत कठिन दौर से गुज़र रहे हैं, बट उसको गुज़र जाने के बाद आपको कई बार महसूस होता है कि ये वास्तव में बहुत चैलेंजिंग था। तो बट सेना में आई थिंक आप एक ग्रुप में रहते हैं और आप आपको ट्रेन किया गया है इस चीज़ के लिए, तो आई थिंक मुझे लगता है कि हर सोल्जर की फीलिंग ऐसी ही होती होगी। हम्म। सिर्फ जितना ब्रदरहुड हमारी आर्मी में है, हमारे सोल्जर्स के अंदर है, वो ब्रदरहुड मतलब आई डोंट थिंक कि वो कहीं देखने को मिलता है। क्या रीजन है आपको लगता है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दैट ऑल दी सोल्जर्स शेयर विद ईच अदर? एंड जैसे हमने तो वो किस्से भी सुने हैं कि सोल्जर्स अपनी जान पर खेल के आम इंसान की, नेटिजन्स की जान बचाते हैं अपनी जान पर खेल के। तो वो इतना लेवल ऑफ सैक्रिफाइस, इतना लेवल ऑफ ब्रेवरी कहाँ से आती है सर वो? मुझे लगता है जो सेना का जो जो बेसिक कल्चर है या जो एक इथोज और एथिक्स जो सेना लेके चलती है, जो हम्म। हम जैसे बोलते हैं नाम, नमक और निशान। हम्म। तो ये सब चीज़ें हैं, एक आप एक तो है कि आपको उसकी उस चीज़ के लिए ट्रेन किया जाता है। आप हम्म। उस तरह के कल्चर में आप बड़े होते हैं या आप सीखते हैं, तो आपको पता है कि इस तरह की परिस्थिति में आपको कैसे रिएक्ट करना है। हम्म। तो ये जो मूल्य हैं सेना के, जो वैल्यू सिस्टम है, आई थिंक वो सबसे बड़ी चीज़ है। जैसे मैंने बताया कि यूनिट के नाम के लिए, देश के नाम के लिए, उसके निशान के लिए और हम्म। जिसका नमक आप खा रहे हैं, तो उसके लिए आप जान देते हैं। ये सेना का एक तरीका है काम करने का। आई थिंक उसमें लोग ढल जाते हैं और उसको करने के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं। हम्म। राइट। आपने स्पेशल फोर्सेस थोड़ी देर पहले मेंशन किया था, तो फॉर आवर व्यूअर्स कैन यू एक्सप्लेन स्पेशल फोर्सेस क्या होते हैं और उसमें रिक्रूटमेंट कैसे होता है? क्योंकि आजकल हम स्पेशली देखते हैं इतना लोगों के अंदर क्रेज हो गया है स्पेशल फोर्सेस एंड मतलब कि जाना है, और बहुत सारी उनको क्यूरियोसिटी है इसकी तरफ। तो आप थोड़ा सा इसके बारे में बता सकें? जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से स्पेशल फोर्सेज, जो हमारी स्पेशल फोर्सेज हैं वो कुछ यूनिट्स हैं, कुछ टुकड़ियां हैं जो एक्सट्रीम सिचुएशन में काम करने के लिए ट्रेन की जाती हैं। ओके। आप देखेंगे जब भी ऐसा कोई ऑपरेशन होता है और ऐसा कोई रेस्क्यू ऑपरेशन भी होता है, तो सबसे पहले हमारे स्पेशल फोर्सेस से लोग भेजे जाते हैं। तो पहली चीज़ तो अधिकारी के लेवल पे स्पेशल फोर्सेज हमेशा वॉलंटियर हैं। अगर आप उसके लिए इच्छुक हैं तभी आप जा सकते हैं। बट हमने देखा है कि अकेडमीज़ में बहुत सारे लोग स्पेशल फोर्सेज में जाने के लिए ऑप्ट करते हैं और एक कठिन ट्रेनिंग आपको दी जाती है, एक कठिन सिलेक्शन प्रोसेस है स्पेशल फोर्सेज का। ऐसा नहीं है कि आपने वॉलंटियर किया तो वो आपको सेलेक्ट कर लेंगे, बिकॉज़ हम्म। उनका जो रिक्वायरमेंट है वो बड़ा अलग है। हम्म। उनको हाईली मोटिवेटेड और जो बहुत मेंटली टफ लोग हैं, फिजिकल फिटनेस तो ज़रूरी है ही। हम्म। तो एक सिलेक्शन प्रोसेस है उनका और करीब 3 से 6 महीने का एक ट्रेनिंग वो करते हैं। उसके बाद पता चलता है कि उन्होंने सिलेक्शन किया है या नहीं किया है। बहुत सारे लोग जो ऑप्ट करते हैं, वो कई बार वापस भी उनको आना होता है क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट्स ऐसी होती हैं। एक हम्म। एंड्योरेंस एंड मेंटल टफनेस का जो बेजोड़ नमूना है, वो आपको स्पेशल फोर्सेज़ में देखने को मिलेगा। हम्म।
राइट। एंड ओके, जैसे कि हम इसमें कब अपना नाम दे सकते हैं कि मुझे स्पेशल फोर्सेस ज्वाइन करना है, मैं अपना इंटरेस्ट कब एक्सप्रेस कर सकती हूँ, कब कर। ये जब भी आप एकेडमीज में होते हैं और जब हाँ। आपको चॉइस ऑफ आर्म्स दिया जाता है, उस वक़्त अच्छा। आपको ये ऑप्शन देना होता है। ओके ओके ओके, ठीक है तो ठीक है। सीधे एकेडमी से आपको सीधे स्पेशल फोर्सेज या तो आपने कोई यूनिट ऑप्ट की हो या फिर वैकेंसी के आधार पर आपको उन यूनिट्स में भेजा जाता है और आपका ओके सिलेक्शन होता है उसके बाद। ओके ओके, राइट। थोड़ा सा उसके बारे में बात करना चाहूंगी, जैसे हमने जब हम स्टार्ट कर रहे थे तो हम ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे, जस्ट गिविंग कॉन्टेक्स्ट टू द लिसनर्स। तो सर ने अप्रोक्सीमेटली 11 years आर्मी में सर्व किया है। एंड वी हैव सीन पीपल जिन्होंने 6 years सर्व किया है, 8 years सर्व किया है। तो थोड़ा सा इस सर्विंग पीरियड के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आपने बोला परमानेंट एंड शॉर्ट शॉर्ट सर्विस। पीरियड, शॉर्ट पीरियड के लिए जो है दोनों है। शॉर्ट पीरियड इज फॉर 10 years एंड परमानेंट में 20 years का जो है वो रहता है। सो अब ये जैसे मेरा सवाल ये था यहाँ पर कि मान लीजिए मैंने अगर शॉर्ट पीरियड वाला भी चूज किया है, सो क्या मेरे पास ये वॉलंटरी ऑप्शन है कि मैं कभी भी रिटायरमेंट ले सकता हूँ, या फिर मैं मुझे वो 10 years सर्व करना ही पड़ेगा, कैसे रहता है ये? जो मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट है आफ्टर आपकी ट्रेनिंग के बाद आपको 10 साल एज शॉर्ट सर्विस ऑफिसर आपको सेवा देनी होती है। उसके ओके बाद आपको ये ऑप्शन दिया जाता है कि आप परमानेंट कमीशन में कंटिन्यू करना चाहते हैं या फिर आप बाहर जाना चाहते हैं। ओके तो उसके अलावा एक तीसरा ऑप्शन होता है जिसमें कुछ पीरियड का एक्सटेंशन दिया जाता है। अगर जो बहुत श्योर नहीं है तो कई बार एक्सटेंशन लेते हैं 3 से 4 साल का या 2 साल का और उसके बाद आप सेना छोड़ सकते हैं। परमानेंट कमीशन में जो मैं मिनिमम टाइम मैं बता रहा हूँ, अदरवाइज़ आप जो नॉर्मल रिटायरमेंट एज है वो 54, 56 और 58 की एज तक आप सर्विस कर सकते हैं, डिपेंडिंग ओके अपॉन कि आप कौन से रैंक तक पहुँचते हैं। ओके ओके ओके, ठीक है, राइट। सर आर्मी रैंक्स के बारे में आप थोड़ा बता सकते हैं? हमारी ट्रेनिंग खत्म होने के बाद, ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद क्या रैंक्स पे जो है रिक्रूटमेंट होता है, क्या रैंक्स पे, एंड फिर कैसे ग्रोथ कैसे होती है, थोड़ा सा उसके बारे में बता सकते हैं? अदर देन मेडिकल ऑफिसर्स सभी बाकी अधिकारी एज लेफ्टिनेंट कमीशन होते हैं और जैसे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को अभी पहले 2 साल का इंटीरियर सीनियरिटी दिया जाता था, अभी 1 साल का दिया जाता है। तो वो 1 साल वो में क्या होता कैप्टन है बनते सर? हैं। एक्चुअली आप नॉर्मल ग्रेजुएशन से अगर आप देखें तो बीटेक में आपको ज़्यादा टाइम लगता है हम्म। और एमबीबीएस करने में आपको और ज़्यादा टाइम लगता है, तो उस टाइम को किसी तरह आर्मी कंपनसेट करती है और आपको एंटी-डेट सीनियरिटी देती है, उनको प्रमोशन उतना जल्दी मिलता है। एंटी डेट सीनियोरिटी। यस। ओके ओके तो उसके फाइनेंशियल बेनिफिट और जो सर्विस के बेनिफिट हैं वो आपको दिए जाते हैं। ओके। तो मुझे लगता है कि अभी मेडिकल कोर को छोड़ के या जो एमबीबीएस जो जॉइन करते हैं हम्म। उनको छोड़ के बाकी सबका इंजीनियरिंग का 1 साल का है और बाकी सब 2 साल में एज एन एवरेज 2 साल की सर्विस में आप कैप्टन बनते हैं, 6 साल ओके की सर्विस में आप मेजर बनते हैं ओके एंड उसके बाद 13 साल के सर्विस में आप लेफ्टिनेंट कर्नल बनते हैं। इसमें कुछ परीक्षाएँ आपको पास करनी होती हैं और उसका क्राइटेरिया है एंड इसके अलावा आपका जो भी अगर कोई आप किसी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग में अगर आप इन्वॉल्व नहीं है तो आपको इस टाइम पीरियड के अंदर प्रमोट किया जाता है। उसके बाद अच्छा के जितने भी प्रमोशन होते हैं वो जनरली आपकी मेरिट के हिसाब से होते हैं। अच्छा। ओके। हाँ, जैसे हमने देखा था कि लक्ष्य मूवी में ही, बिकॉज ही वाज लीडिंग द पैक एंड सक्सेसफुल हुए थे वो, तो उनको जो है वहीं पे ऑन द स्पॉट उनको प्रमोशन मिल नहीं गया था। नहीं, दैट इज अगेन डिपेंडिंग अपॉन वैकेंसीज। कई बार आपको अगर आप सीनियर रोल कर रहे हैं तो कई बार आपको एक्टिंग रैंक आपको दिया जा सकता है। ओके तो जो मैं बात कर रहा था वो आपको सब्सटेंटिव या कि स्थायी तौर पर आपका प्रमोशन जो है उसकी बात मैं कर रहा था। ये फील्ड ओके। पोस्टिंग्स में कई बार लोगों को जैसे लक्ष्य मूवी में आपने देखा होगा या फिर शेरशाह में आपने देखा होगा तो उनको हम्म। जो है एक्टिंग कैप्टन बनाया गया था। तो ओके ओके वो एक वैकेंसी और रिक्वायरमेंट जो है उसके हिसाब से आपको कई बार एक्टिंग रैंक दिया जाता है। ओके ओके, राइट।
ठीक है, रैंक्स इज क्लियर। वैसे तो टू बी ऑनेस्ट हमें इसके बारे में बात नहीं करना चाहिए, बट आई बिलीव जस्ट टू गिव द लिसनर्स एन आइडिया कि कितना जो है वो अर्निंग हो सकती है, सैलरीज कैसे रहती हैं, अर्निंग इज स्टिल द रॉन्ग वर्ड आई वुड से, बट सैलरीज कैसे कैसे वेरी करती हैं स्टार्टिंग फ्रॉम रैंक्स। आई नो दिस इज नॉट समथिंग बिकॉज द काइंड ऑफ जो जॉब हमारे आर्मी ऑफिसर्स हमारे लिए कर रहे हैं, हमारे देश के लिए कर रहे हैं, उसका कोई मॉनेटरी वैल्यू हो ही नहीं सकता है। बट स्टिल पीपल हु आर एंटरिंग इनटू इट दे जस्ट वांट टू मेक श्योर कि क्या उनकी फैमिली को वो सस्टेन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा सा उसके बारे में, सैलरीज के बारे में हम बात कर सकते हैं। सैलरीज का के साथ साथ सेना आपको कई तरह की सुविधाएं देती है, जिसमें आपको रहने के लिए एक अच्छा घर, उसके अलावा फील्ड एरियाज में या फिर आपको ड्यूटी के लिए गाड़ी की सुविधा जनरली दी जाती है। हम्म। उसके अलावा आपको राशन सेना देती है उस दिन से जिस दिन से आप एकेडमी में चले जाते हैं। ओके। तो इस सबको अगर छोड़ दिया जाए तो जो बेसिक पे जो एक अधिकारी का सेना में है, आई थिंक 56,100, जो बेसिक पे किसी भी आईपीएस या आईएएस ऑफिसर का भी होता है। हम्म। ये स्टार्टिंग सैलरी सबकी सेम होती है। हम्म। और उसके अलावा आप किस तरह के टेरेन में सेवा दे रहे हैं, ओके। उसके आधार पर बहुत सारे अलाउंसेज सेना देती है। ओके। और जैसे आपको सियाचिन जैसी जगहों पर अच्छे अलाउंसेज आपको दिए जाते हैं। हम्म। तो ये डिपेंड करता है आप कौन से एरियाज में सर्व कर रहे हैं। तो इस बेसिक के अलावा करीब करीब 15,500 रुपये का मिलिट्री सर्विस पे, उसके अलावा डीए जो समय समय पर चेंज होता है या बढ़ता है वो आपको दिया हम्म। जाता है। अगर आपको घर नहीं दिया है किसी भी इस पोस्टिंग में तो आपको एचआरए दिया जाता है, और ओके। दैट इज एडिशनल। हम्म। एंड इसके अलावा बहुत सारे अलाउंसेज जैसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, यूनिफॉर्म का अलाउंस है, अगर राशन आप नहीं ले रहे तो राशन का अलाउंस है। तो बहुत सारे हम्म। अलाउंसेज सेना देती है। फील्ड पोस्टिंग में आपको बहुत सारे अलाउंसेज, अगर आप हाई एल्टीट्यूड में हैं तो कुछ अलाउंसेज अलग होते हैं, अगर आप सीआई हम्म। एरिया में काउंटर इंसर्जेंसी में सर्व कर रहे हैं तो कुछ अलाउंसेज अलग होते हैं, अगर आप स्पेशल फोर्सेज में हैं तो कुछ और अलाउंसेज आपको दिए जाते हैं, अगर आप फ्लाइंग हम्म। में हैं तो कुछ और अलाउंसेज आपको दिए जाते हैं, जिसका अलग राइट। अलग रेट है। बट कुल मिला के सेना आपको एक अच्छी लाइफस्टाइल देती है, हम्म। और इतना पैसा देती है कि आप एक अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकें। राइट, राइट, राइट। उसके अलावा आप देखेंगे कि जो भी सुविधाएं सेना देती है, एक साफ सुथरा कैंटोनमेंट, एक अच्छा हम्म। क्लब, ऑफिसर्स मैसेज, मेंबरशिप टू डिफरेंट ऑफिसर्स क्लब्स, और उसके हम्म। अलावा जो भी आपको सेना का वर्दी में जो आपको जो अनुशासन है, आई थिंक उसको आप पैसे में उसको तोल नहीं एब्सोल्युटली, सकते। एब्सोल्युटली सर। तो दैट्स व्हाई आई अदरवाइज सेड इन द स्टार्टिंग कि बिल्कुल 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 उसका बिल्कुल कोई मॉनेटरी वैल्यू है ही नहीं। बिल्कुल नहीं नहीं, सेवा के अलावा भी जो जो आपको सुविधाएं देती है सेना, आई थिंक वो बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, और एक अच्छा क्लास आप मेंटेन कर सकते हैं। और उसके लिए मुझे लगता है कि जो भी सोच रहे हैं या जो तैयारी कर रहे हैं उनको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो भी बेहतरीन चीज़ें सेना दे सकती है वो देती है, आप चाहे उसको किसी भी सर्विस से कंपेयर करें। मनी शुड नॉट बी द मोटिवेशन टू गेट इनटू दिस। नहीं नहीं, फिर भी ये एक फैक्ट है कि आप सर्विस कर रहे हैं तो ये भी एक तरह का करियर है। हम्म। तो आप इतना पैसा आपको जरूर सेना देती है या ये सर्विस देती है कि आप अपना अपने डिपेंडेंट्स का ख्याल रख सकें, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी आपको फ्री मिलती है। हम्म। उसके अलावा ट्रैवल आपको फ्री मिलता है, दो हम्म। उसमें कुछ लिमिटेशंस हैं कि कितने हम्म। बार आप अपने घर जा सकते हैं। हाँ तो जी। इस हिसाब से अगर आप सब कुछ अगर आप कंपेयर करें तो ये मतलब एक अच्छा खासा पैकेज आपको सेना देती है, अदर देन हम्म। लाइफस्टाइल एंड वे ऑफ लाइफ। सर्टेनली। थैंक यू सर, आपने बहुत ऑनेस्ट होकर शेयर किया। यूजुअली दिस इज अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक दैट पीपल डोंट टॉक अबाउट, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। अब आ जाते हैं रिटायरमेंट की स्टेज पे। सो जस्ट टू गिव कॉन्टेक्स्ट टू द ऑडियंस, सर इज करंटली वर्किंग इन द कॉर्पोरेट सेक्टर। ठीक है, तो वो ट्रांजिशन के बारे में आप समझते हैं कि आपने आर्मी में अपना पीरियड सर्व कर लिया, नाउ यू वांट टू रिटायर। अब ऐसा नहीं है कि आर्मी से रिटायरमेंट लेने के बाद दिस इज दी सॉर्ट ऑफ एंड ऑफ योर वर्किंग करियर। यू कैन स्टिल परस्यू करियर, आप अभी भी काम कर सकते हैं,
बहुत सारे जॉब रोल्स आपके लिए ओपन हो जाते हैं। सो हम उसके बारे में बात करते हैं सर। स्टार्टिंग फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, आपने रिटायरमेंट लेने के बाद कैसे शुरुआत करा, कॉर्पोरेट में कैसे एंटर करा, उसके बारे में सर थोड़ा बताइए। हाँ जी। ये अगेन एक आपकी नई जर्नी शुरू होती है जब भी आप डिसाइड करते हैं कि अभी मैं बाहर जाना चाहता हूँ, या फिर आप कई बार आपकी अलग-अलग परिस्थितियाँ होती हैं, आपको अपने पेरेंट्स को लुक आफ्टर करना है, या फिर आपको कई बार अपने बच्चों के साथ क्योंकि सेना में निश्चित रूप से आपको लगातार पोस्टिंग्स मिलेंगी और आपकी चुनौतियाँ होती हैं और आपकी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, तो आप उतना समय अपने परिवार के साथ नहीं बिता पाते। तो जब मैंने ये डिसाइड किया था तो सेना ने मुझे बाहर जाने के लिए भी आई थिंक जो बेस्ट पॉसिबल प्लेटफ़ॉर्म्स दे सकते हैं, मुझे सेना ने आईएम इंदौर भेजा था। देयर आर डिफरेंट आईएम्स लिस्टेड, हम्म। और एक हमारा ऑर्गेनाइजेशन है डायरेक्टर जनरल ऑफ रीसेटलमेंट, डीजीआर। हम्म। हम्म। उसके माध्यम से आपको प्रोफ़ेशनल ट्रेनिंग दी जाती है। ओके। ये कोई गारंटी नहीं है कि आपका प्लेसमेंट होगा, बट अगर आप यहाँ जाते हैं तो आपके प्लेसमेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके ओके। अलावा ओके। जैसे सेना की जो भी ट्रेनिंग्स हैं, जो भी कोर्सेज़ सेना आपको कराती है, आपको समझना होता है कि उनका अलाइनमेंट बाहर क्या है। हम्म। तो लाइक मैं सेना की तकनीकी आर्म से आता था, तो मुझे अभी मैं जो प्रेज़ेंट रोल है वो टेक्निकल रोल है। तो उस एक्सपीरियंस का फ़ायदा आपको हमेशा मिलता है, और सेना आपको मदद करती है कि आपको रीसेटलमेंट के कोर्सेज़ करा के, और कई बार आपकी कम्युनिटी जो बाहर होती है, अ, वो बॉन्ड जो होता है कि आपका कोई यूनिट का अधिकारी बाहर है, आपका कोई कंपनी का के अधिकारी बाहर हैं, जैसे शॉर्ट सर्विस कैडर में बहुत सारे लोग बाहर सर्विस करते हैं। हम्म। तो इस तरह की मदद आपको दी जाती है, और कम्युनिटी बेस्ड जो मदद है, गाइडेंस है, उसकी उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है ऐसे टाइम में जब आपको समझ नहीं आता कि आपको बाहर हम्म। कैसे सर्वाइव करना है। बट हम्म। इस एक्सपीरियंस के साथ मुझे लगता है कि बाहर कॉर्पोरेट में आप बहुत सारी चीज़ें आपने की होती हैं, बहुत चैलेंजिंग ज़िम्मेदारियाँ आपने ली होती हैं। तो कॉर्पोरेट भी उसको रिकॉग्नाइज़ करता है, और हम्म। कई बार चुनौतियाँ होती हैं, ऐसा बहुत बार होता है कि आपको तुरंत कोई जॉब नहीं मिलता, लेकिन मुझे लगता है कि जो भी सेना में काम कर चुके होते हैं और थोड़ा बहुत अलाइनमेंट और ट्रांजिशन फेज़ में वो कुछ और उसको कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे उसको बताना है लोगों को, क्योंकि आधे समय में ऐसा होता है कि कॉर्पोरेट समझ नहीं पाता कि आपने किया क्या है, क्योंकि आपने बहुत हम्म। कुछ किया होता है। बट ये आईआईएम्स के कोर्सेज़ कई बार आपको मदद करते हैं, आपको जितने भी कॉर्पोरेट के जार्गन्स आप सीखते हैं, आप कल्चर हाँ। सीखते हैं, आप सीखते हैं कि वहाँ होता क्या है, रिक्वायरमेंट क्या होती है, और बहुत राइट। अच्छा सिलेबस आपको वो देते हैं पढ़ाई करने के लिए। हम्म। तो आई थिंक उनकी प्लेसमेंट कमिटीज़ का या फिर उनके जो प्लेटफ़ॉर्म का फ़ायदा मिलता है। हम्म। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि सेना इस बाहर जाते हुए भी आपको मदद करती है, बाहर जाने के बाद भी आपको मदद करती है। ये आई हम्म। थिंक किसी ऑर्गेनाइज़ेशन में सेना ही ऐसा ऑर्गेनाइज़ेशन है जो ऐसा करती है। बट एब्सोल्युटली सर। ये बिल्कुल, बिल्कुल। ये चैलेंजिंग है, बट इस सब के साथ आई थिंक अगर आप थोड़ा प्लान करें, थोड़ा-सा अगर ट्रेन करें अपने आप को, तो आप अगेन दूसरी जर्नी के लिए रेडी रहते हैं। राइट। तो सर जैसे आपने बताया कि आईएम इंदौर से आपने प्रोग्राम किया था, तो वो प्रोग्राम बाकी जो स्टूडेंट्स होते हैं उस कोहोर्ट में उन्हीं के साथ होता है, या फिर आर्मी का अलग से ग्रुप बनता है और उनका अलग से प्रोग्राम होता है? ये एक्चुअली तीनों सर्विसेज, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के तीनों सेनाओं से बाहर जाने वाले लोगों का एक बैच बनाया जाता है। ठीक अच्छा। है, इसमें आईएम अहमदाबाद, आईएम बैंगलोर, कोलकाता, हम्म। आई थिंक कोलकाता में मेरे समय में नहीं था, बैंगलोर में भी नहीं था अभी, लेकिन मुझे जानकारी मिली है कि बाकी आईएम्स में भी अभी शुरू हुआ है। इसके ओके। अलावा और भी बहुत सारे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर ये सब कोर्स दिए जाते हैं। और इसमें एक तो होता है कि सिलेक्शन, और एक होता है कि वॉलंटियर बेसिस पर, और कई बार आपके रिटायरमेंट की डेट को कौन सा कोर्स सूट कर रहा है, हम्म। तो उस हिसाब से भी लोग इसका चयन करते हैं। हम्म। तो राइट। इस हिसाब से जो सिलेबस इसका होता है वो करीब-करीब आपको मैनेजमेंट का जो कोर्स होता है उसके हिसाब से सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाते हैं। आपका कुछ वो उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट भी होते हैं, बट
कुछ एक्टिविटीज़ आपको वहाँ पर जो रेगुलर स्टूडेंट होते हैं उनके साथ में होती हैं, आपको उनसे इंटरैक्ट करने का मौका मिलता है, हुँ, आप नए दोस्त बनाते हैं वहाँ पर। तो हुँ, एक आईआईएम जिस भी आईआईएम से आप ये सब कोर्स करते हैं तो एक वहाँ के एलुमनाई होने का जो गौरव है वो आपको हासिल होता है। और एब्सोल्यूट प्लेसमेंट कमिटी में उनके प्रोफेसर्स और जो भी आपको पढ़ाते हैं क्लासेज में, वो उनसे भी आपका बॉन्ड बनता है। तो बहुत सारे एडवांटेजेस मुझे लगता है कि इस कोर्स को करने के होते हैं। और जो हुँ, 60 लोग करीब-करीब 60 लोगों का बैच था मेरे समय में, उनसे भी आपका ऐसा बॉन्ड बनता है, वो सब लोग कॉर्पोरेट में जा रहे होते हैं। तो हुँ, आपको हो सकता है कि पहला ऑर्गेनाइज़ेशन ऐसा ना लगे कि जो आपको मैच करता हो या आपकी ज़रूरतों को मैच करता हो कई बार वैल्यूज़ के हिसाब से। तो ये लोग भी आपको मदद करते हैं जो अच्छे ऑर्गेनाइज़ेशंस में पहुँच जाते हैं, तो वो हुँ, दूसरे लोगों को भी वहाँ पर ले जाने की कोशिश करते हैं। तो ये एक कम्युनिटी बेस्ड जो ट्रांज़िशन है या फिर जो मदद है, वो हुँ, आपको निःशुल्क मिलती है। जो गाइडेंस है वो निःशुल्क मिलती है। तो ओह! आई थिंक ये एक बड़ी चीज़ है जो आपको अदरवाइज़ बाकी मुझे लगता है हुँ, संस्थाओं में आपको नहीं मिलता है। एब्सोल्युटली। तो बिल्कुल, बिल्कुल। तो आने वाले लोग भी कई बार हाँ, आपसे गाइडेंस लेने की कोशिश करते हैं और जाने वाले लोग भी कई बार कॉल करते हैं। हुँ, तो जैसे मैं कई लोगों से गाइडेंस लेता था, तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि उनको गाइड करूँ और उनको मदद करने की कोशिश करूँ। तो ये हुँ, ज़िम्मेदारी जो है मुझे लगता है कि सेना में हर अधिकारी या हर रैंक का जो एक्स सर्विसमैन है, वो समझता है और निःशुल्क एक-दूसरे को हेल्प करता है और एक खुशी महसूस करता है मदद करने के बाद। एब्सोल्युटली। वही सर मैंने बोला ना जो ब्रदरहुड और जो एक कम्युनिटी वाली जो इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, मतलब मुश्किल ही हमें शायद किसी और सेक्टर में या फिर किसी और करियर लाइन में देखने को मिलती है। द काइंड ऑफ बॉन्ड दैट यू शेयर विद योर कॉलीग्स आई थिंक इट्स जस्ट मतलब उसका कोई बेंचमार्क कोई और अचीव ही नहीं कर सकता। आई थिंक ये एक जो काम करने का तरीका है सेना का, वो ऐसा है कि आपको बॉन्ड की ज़रूरत पड़ती है और हुँ, एक कल्चर ऐसा है कि उसमें आपका बॉन्ड चाहे वो किसी भी रैंक पे हो, आपका बॉन्ड बनता है। इसके राइट। अलावा आप सेना में आपको न सिर्फ़ अपने अंडर काम करने वाले लोगों का ध्यान रखना है, उनकी फैमिलीज़ का भी ध्यान रखना होता है। हुँ, जैसे बहुत सारे लोग फील्ड एरियाज़ में जाते हैं तो अपनी फैमिलीज़ को कहीं पर पीस एरियाज़ में कैंटोनमेंट में रख के जाते हैं, तो कोई यूनिट हुँ, उनको देख रही होती है। आपके लोग शहीद हो जाते हैं, उनके परिवारों को आप देखते हैं, उनके बच्चों को आप देखते हैं। तो हुँ, मुझे लगता है कि सेना का काम बहुत चुनौती भरा है और बहुत सारी जो एडवर्स सिचुएशन सेना देखती है, चाहे वो अपने लोगों को खोने से देखे या फिर अपने लोगों को कहीं कठिन पोस्टिंग में भेजने से देखे। हुँ, तो ये जो कठिन टाइम अगर आप एक-दूसरे का साथ देते हैं, तो आई थिंक ये जो अलग तरीके का बॉन्ड है, ये बन जाता है। और एक इसमें मुझे लगता है कि इन सिचुएशंस या परिस्थितियों के अलावा जो सेना का जो कल्चर है, हुँ, अपने लोगों को लुक आफ्टर करने का, अपनी फैमिलीज़ को, अपने शहीदों के बच्चों को और उनके परिवार को देखने का, वो एक बड़ा यूनिक है और वो आपको प्रेरित करता है, आपको सीखना होता है। आप यूनिट में रहते हैं तो आपको देखना होता है कि आपके कौन-कौन से वेटरन्स हैं, कौन-कौन से एक्स सर्विसमैन आपके हैं जो आस-पास रहते हैं या जिनको तकलीफ है। सेना बहुत हुँ, सारे कैंप्स लगाती है, ऐसे बहुत सारे कैंप्स हुँ, में मैंने भी भागीदारी की है। तो ये सब आपको सिखाता है कि अपने लोगों को कैसे रखना है, कैसे उनको लुक आफ्टर करना है। तो आई थिंक ये राइट, कल्चर है सेना का और सबसे यूनिक है। यही बाँधे एब्सोल्युटली, रखता है लोगों को। बिल्कुल। राइट। आई थिंक वर्ल्ड में शायद कहीं ऐसा कल्चर और है नहीं। किसी और वर्ल्ड की आर्मी में भी ऐसा कल्चर नहीं है शायद से। शायद शायद नहीं है। राइट। सर कॉर्पोरेट में आके कैसा लग रहा है अब आपको? हाउ डू यू फील? कोई मेजर डिफरेंसेस कोई आपने ऑब्जर्व करे हैं हाउ हाउ इंडियन आर्मी एज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स वर्सेस द कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेट? नहीं, यहाँ पर काम करने का फ़ायदा ये है कि आप सेम तरीके की चीज़ों को करते रहते हैं, तो आपका जो स्पेशलाइज़ेशन है, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। हुँ, आई हुँ। थिंक कॉर्पोरेट का रिक्वायरमेंट अलग है। हुँ, बट मुझे लगता है कि जो हमने एक लाइफ़स्टाइल वहाँ पर रखा है और जिस तरीके से वहाँ पर काम करना सीखा है, हुँ, उस तरीके से हम यहाँ पर काम करते हैं, तो आप अलग से दिखते हैं, अलग से रिकॉग्नाइज़ होते हैं, अलग से प्रोग्रेस करते हैं। तो वो जो सेना का जो जुड़ाव है या जो सेना का काम करने का तरीका है, तो आई थिंक वो आपको अलग कर देता है भीड़ से।
और आपको ग्रोथ आई थिंक उनके लिए जो उस तरीके से काम करना अगर यहाँ पर करें तो मुझे लगता है कि आप प्रोग्रेस करते हैं आगे भी। और हम्म। उसके पीछे सिर्फ उस ट्रेनिंग का, उस लाइफ़स्टाइल का या उस सिखलाई का या उस ट्रेनिंग का बहुत ज़्यादा योगदान है। आप कोई भी काम करते हैं तो सेना का काम होता है वो बहुत परफेक्शन के साथ काम कराना सिखाती है। हम्म। वहाँ पर आप देखेंगे तो हम कहते हैं कि लड़ाई में कोई दूसरे नंबर पे नहीं रहता है। कोई दूसरा नंबर नहीं होता, या आप जीतते हैं या हारते हैं। ट्रू। अ, ट्रू। उस इस किसके माइंडसेट। साथ उस माइंडसेट के साथ अगर आप यहाँ पर काम करें और उतना क्वालिटी जो सेना के काम में है, आप देखेंगे कि देश में जहाँ पर भी विकट परिस्थितियाँ आती हैं, जब सारी मशीनरी फेल हो जाती है तो सेना को बुलाया जाता है। राइट। तो मुझे लगता है कि वो सब आप देखते हैं, अगर उस चीज़ को आप यहाँ रिफ्लेक्ट करते हैं। और एक और चीज़ है कि जैसे जो कंट्रीब्यूशन आप सेना में रहते हुए करते हैं, बाहर आने के बाद भी मैं ये मानता हूँ कि बहुत सारे जो एक्स सर्विसमैन हैं, जो हम्म। रिटायर्ड फौजी हैं, वो इस देश को आगे ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। कुछ लोग हम्म। साइलेंट हैं, कुछ लोग नोन हैं, कुछ लोग नहीं हैं नोन। बट लेकिन राइट। उनका जो तरीका है, आप देखेंगे गाँव में जो उम्र-दराज हमारे फौजी बैठे हैं, वो पीढ़ियों को अनुशासन सिखा रहे हैं। बहुत सारी राइट। अकेडमीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को एजुकेशन दे रही है या फिर उनको ट्रेन कर रही है। राइट। जो कुछ नहीं कर रहे हैं तो वो एक एक उदाहरण पेश कर रहे हैं लोगों के लिए। अगर वो खुद भी कुछ कर रहे हैं तो लोगों को बताते हैं कि कैसे सच्चाई के साथ, कैसे ईमानदारी के साथ जीवन यापन किया जा सकता है, कैसे मेहनत की जा सकती है। तो आई थिंक राइट। मुझे लगता है कि आप एक्स सर्विसमैन को पहचानना आपके लिए मुश्किल नहीं है। वो भीड़ में हम्म। अलग दिखते हैं और वो ज़रूर रिटायर्ड हो गए हैं, लेकिन वो देश के लिए अभी भी काम कर अभी रहे भी हैं। एब्सोल्युटली सर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। पहले डायरेक्ट आर्मी में कर रहे थे, अब कंट्री की इकोनॉमी में कर रहे हैं। सो एब्सोल्युटली कंट्रीब्यूशन तो रहता जितना ही है। मैंने देखा है उनका काम करने का तरीका बिल्कुल अलग रहेगा। उनका आप हम्म। देखेंगे कि वो कभी भी अपने अनुशासन को नहीं छोड़ते। कभी हम्म। भी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो नियम के खिलाफ है। राइट। मैंने जनरली एक्स सर्विसमैन को या फिर सर्विंग सोल्जर्स को ट्रैफिक रूल तोड़ते हुए नहीं देखा है, कूड़ा फेंकते हुए नहीं हम्म। देखा है। वो आपके वातावरण को और लोगों को बहुत सहजता से उनके साथ हम्म। चलते हैं। और मुझे लगता है कि उनमें वो अलग से पहचाने जा सकते हैं राइट। विदाउट यूनिफ़ॉर्म भी, ये मुझे राइट। लगता और अलग से ही उनका क्या बोलते हैं उसको, जो डिमीनर है वो अलग से ही है। दिखता बिल्कुल। है। तो इसी तरह जब मैं कॉर्पोरेट में आया हूँ तो ये मेरा तीसरा ऑर्गेनाइज़ेशन है शॉर्ट पीरियड में, हम्म। पिछले 5 साल में। लेकिन हर ऑर्गेनाइज़ेशन में वो इज़्ज़त जो मुझे लगता है हिंदुस्तान में अपने फ़ौजियों के लिए है, वो इज़्ज़त मुझे हमेशा देखने को मिली है या महसूस की है मैंने। इनफैक्ट जब कोविड के काल में मैं एक नॉर्थ ईस्ट में एक फार्मा कंपनी का मैं कोविड का जो ये था रिस्पॉन्स टीम थी उसको लीड कर रहा था। ओके। तो बहुत सारे गाँव वालों को भी हम मदद करते थे और उस पीरियड में एक चैलेंज था कि आपकी कंपनी दवाइयाँ बनाते रहे, क्योंकि देश में दवाइयों की कमी थी, उनकी कालाबाज़ारी हो रही थी। हम्म। तो मुझे लगता है कि जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ उस पीरियड में बहुत सारे चैलेंजेस थे, जब भी हमारे लोग वहाँ पर काम करते थे उनमें एक डर था। तो हम्म। कई बार ऐसा मैंने देखा है कि मैं उनको जो कहता था वो भरोसा करते थे। उनको लगता था कि हाँ, अगर मैं कुछ कह हम्म। रहा हूँ बीइंग एन एक्स सर्विसमैन, हाँ जी। तो मैं उस वादे से नहीं छूटूँगा या मैं उनकी मदद करूँगा या फिर मैं उनको सुरक्षित रखने के लिए जो भी प्रोटोकॉल्स हैं उनको फ़ॉलो करवाऊँगा। या फिर वो हम्म। जब भी कोविड से पीड़ित हैं, उस पीरियड में भी हम कोशिश करते थे कि हम हर एक आदमी तक पहुँचे, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, चाहे कहीं पर भी हो। इसके अलावा राइट। आस-पास के गाँव वाले भी हमसे काफ़ी एक्सपेक्टेशन रखते थे। वो एक कठिन दौर था, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं सेना में नहीं होता तो उस पीरियड में उतना अच्छा काम नहीं कर पाता या फिर उतने लोगों तक नहीं पहुँच पाता। हम्म। तो तो मुझे लगता है कि आप बाहर भी जाते हैं तो सेना का जो तरीका है, सेना का जो मूल्य हैं, वो आपको हमेशा आगे ले जाते हैं और आपको अलग दिखाते हैं भीड़ में। तो ये फ़ायदा हमेशा होता है। एब्सोल्युटली सर, डेफिनेटली वो आ, जैसा कि आपने बोला ना, वो एक ऑटोमेटिकली ट्रस्ट आ जाता है लोगों का। जब भी आपने बोला कि गांव वालों को मैं कुछ बोल देता था या फिर मैं किसी को भी बोलता, तो एक वो ट्रस्ट है कि हाँ, बिकॉज दैट्स द नहीं, जैसे एक इमेज। सबसे बड़ा चैलेंज हमें था कि हमारे जो लोग थे वो गाँव में रहते थे किराए पे। हम्म। बहुत सारे लोग चाहे वो मज़दूर हों या फिर वहाँ पर हाँ जी। फार्मा के क कर्मचारी हों। तो उस पीरियड में उनको लगता था कि बाकी सारे ऑफ़िसेज़ बंद हैं,
सिर्फ फार्मा हम्म ही चल रहा है बिकॉज़ वो इमरजेंसी सर्विसेज में आता था। तो बहुत सारे लोगों ने उस टाइम अपनी जान के खतरे को देखते हुए उनको किराए के घरों से खाली करवाना शुरू कर दिया। तो मैं कई बार हम्म उनसे बात करता था कि हम सारे प्रोटोकॉल फ़ॉलो कर रहे हैं और ऐसा किसी हमारे कर्मचारी की वज़ह से आपको कोई कष्ट होता है तो हम उसकी ज़िम्मेदारी लेंगे। आपको जो भी मदद हम दे सकते हैं वो देंगे। तो कई बार आप मैं देखता था कि मैं बताता था मैं एक एक्स सर्विसमैन हूँ या रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हूँ, तो लोग हम्म भरोसा करते थे और अपना डिसीज़न चेंज करते थे। हम्म तो ये असर मुझे लगता है कि जो भी हमें सेना ने दिया है, उसको हम लोग अभी भी वसूल कर रहे हैं या फिर उसका फ़ायदा लोगों को दे पा रहे हैं। तो ये हमारे साथ हमेशा रहता है, तो ये एक फ़ायदा है। राइट वही आई थिंक सर वो एक ट्रस्ट और वो रिलायबिलिटी इज कनेक्टेड विद इंडियन आर्मी इंडियन सोल्जर्स वो ऑटोमेटिकली है एक बिल्कुल सही कह रहे हो आप बिल्कुल। अ, तो हाँ जी तो जो भी आपके व्यूअर्स हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, तो उनको मैं बेसिकली ये कह के मोटिवेट करना चाहता हूँ कि आप चाहे सेना में रहें या उससे बाहर आ जाएँ, सेना का जो एक वैल्यू सिस्टम है, वो आपको हमेशा चाहे आप यूनिफ़ॉर्म में सर्व करें या फिर बाहर आके एज़ एक्स सर्विसमैन देश के विकास में योगदान दें या कहीं और भागीदारी करें, आपको वो इज़्ज़त हमेशा मिलती है। तो किसी और प्रोफ़ेशन में शायद ऐसा मतलब मुझे ये लगता है कि हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि इस देश में चाहे सैनिकों को या फिर एक्स सर्विसमैन को इतना इज़्ज़त दी जाती है। तो आई थिंक ये एक बेहतरीन करियर है, जिसको आप ऑप्ट करें तो आई थिंक आप कभी पछताएँगे नहीं इसके लिए। एब्सोल्युटली आई वाज अबाउट टू आस्क यू दैट ओनली कि दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द पॉडकास्ट तो कोई लर्निंग्स ऐसी जो आप सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं स्पेशली पीपल हु आर इन देयर ट्वेंटीज जो भी लाइफ के इम्पोर्टेंट लेसन आपने अपनी आर्मी के दौरान जो लर्न करे हैं वो अगर आप शेयर करना चाहें हमारे व्यूअर्स और लिसनर्स के साथ नहीं, इसमें बहुत सारी चीज़ें मुझे लगता है कि मुझे सेना ने निसंदेह एक बेहतर इंसान बनाया है। चाहे मेरे स्किल्स के को मैं तुलना करूँ जो मैं था और जो अभी हूँ या जो मैं सेना में रहते हुए या ट्रेनिंग के बाद बना या फिर मैं बताऊँ कि ज़िम्मेदारियों के लिहाज़ से या फिर काम के लिहाज़ से जो कुछ मुझे जिन सब परिस्थितियों में मैंने सीखा, बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने को मिली। या फिर मैं बोलूँ कि जब मैं तैयारी कर रहा था तो तब भी जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है कि मुझे लगता है कि मैं एक उत्तराखंड के छोटे गाँव से आता था और उसके बावजूद जो भी मुझे मौके सेना ने दिए पूरी सर्विस के दौरान, उसमें कहीं ऐसा मुझे महसूस नहीं हुआ कि मेरे बैकग्राउंड का या फिर मेरे एक छोटे हिल स्टेशन से या छोटे पहाड़ी गाँव से आने का कोई भी मुझे उसका कोई नुकसान है या फिर कोई हम्म किसी तरीके से लोग मुझे कोई भेदभाव कर रहे हैं या फिर हम्म मुझे कोई एक्स्ट्रा माइल जाना पड़ रहा है, ऐसा मुझे कभी लगा नहीं। तो जो भी लोग खासकर ग्रामीण परिवेश से हैं या फिर जिनको लगता है कि वो कर सकते हैं, उनकी इच्छा शक्ति है, तो मुझे लगता है आप तैयारी कीजिए और सेना आपको बराबरी का मौका देती है। मुझे लगता हम्म है कि बाकी ऑर्गनाइज़ेशंस का मैं शायद ऐसा नहीं बोलूँगा कि वो नहीं देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सेना एक ऐसी जगह है, जहाँ पर आपको क्या करना है वो आप कर सकते हैं। और आपको हम्म कभी भी आपके बैकग्राउंड के हिसाब से या फिर आपको निसंदेह आपको तैयारी करनी पड़ेगी, आपको अपना क्वालिफ़िकेशन और आपका आपका जो स्किल लेवल है, उस लेवल तक ले जाना पड़ेगा। उसके लिए वो आपके हाथ में है। लेकिन एब्सोल्युटली मुझे लगता है कि जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, हम्म वो बिल्कुल ईमानदारी से काम करता है और जो भी उसमें जो क्राइटेरिया पूरा करता है, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आता हो, चाहे वो किसान का बेटा हो, चाहे वो सैनिक का बेटा हो या चाहे किसी व्यापारी का बेटा हो या फिर सेना के किसी अधिकारी का बेटा हो, सबको वो बराबर तुलना करता है और जो भी उसको उस क्राइटेरिया में फिट दिखाई देता है, उसको पक्का उसको आगे बढ़ाता है, सेलेक्ट करता है और हम्म उसको आगे बढ़ाता है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। तो निराश ना होएँ, आप चाहे किसी भी बैकग्राउंड से आते हों, आपकी कठिनाइयाँ चाहे कितनी भी हों, अगर आप लक्ष्य आपको क्लियर है कि आपको क्या करना है, आपको पता है कि आपको क्या तैयारी करनी है, जो आपके हाथ में है वो तो आपको करनी है। तो आप जुट जाइए और आप तैयारी कीजिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए और मुझे लगता है कि कुछ भी असंभव नहीं है, कठिन ज़रूर है बट आप अगर तैयारी करते हैं, आप फ़ोकस्ड हैं, तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। Wonderful, sir. Thank you so very much for taking out time for sharing your honest uh,
experiences and being very, very truthful throughout the conversation. मुझे personally बहुत सारी चीजें सीखने को मिली हैं आपसे, आपके experiences के through, and I can say that I'm a little more wiser today, learning all this wisdom from you. So thank you so much, and I wish you all the best in every endeavor that you pick. And फ्यूचर में भी अगर कोई और रिक्वेस्ट आती है तो डेफिनेटली मैं व्यू चाहूंगी कि आप दोबारा पॉडकास्ट पे आएं और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें. बट फॉर नाउ थैंक यू सो सो मच. और अपने व्यूअर्स के लिए बोलना चाहूंगी, अगर आप सतीश सर के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो मैं उनका लिंक्डइन आईडी कमेंट में यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगी. गो हेड, कनेक्ट विद हिम, बात करिए इनसे. आपको करियर से रिलेटेड कोई डाउट है, आर्मी से रिलेटेड कोई डाउट है, प्लीज गो हेड, drop him messages, and definitely say thank you to him for serving the Indian Army. Namaste. Thank you so much.